डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर करने वाले इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को वन शॉट में हम करने वाले कवर। ध्यान रखना, तो काफ़ी ज़्यादा लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और फटाफट सारी चीज़ें कवर करना है। हम एनसीईआरटी की सारी चीज़ें तो कवर करेंगे ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जहाँ पर एनसीईआरटी ने बहुत ज़्यादा लिमिटेड दे दिया उन चीज़ों को भी हम करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी कभी कभी पूछा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके एनसीईआरटी वही कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का अप्लाई किया जाता है, परंतु क्वेश्चंस जो होते हैं इस तरीके से आते हैं कि हमें फिर कंफ्यूजन होता है, तो वो सारी चीज़ें भी हमें साथ में कवर करना है। देखिए, इस वाले पहले वाला जो पैराग्राफ आपको दे रखा है इस चैप्टर का, ठीक है, इस वाले पैराग्राफ को बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। मतलब ध्यान रखना, एनसीईआरटी में कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है जिनको आप स्किप कर सकते हैं। तो इस वाले कवर पैराग्राफ में क्या चीज़ें दे रखी है आपको उन पर ध्यान देना है। क्या दे रखा है? फूड जो है वन ऑफ द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है सारे ऑर्गेनिज्म की। मेजर कंपोनेंट फूड के हमारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। इन तीन से ही हमें मेन एनर्जी मिलती है। हम विटामिन्स भी लेते हैं, मिनरल्स भी लेते हैं। ये थोड़ी कम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होते हैं, क्योंकि विटामिन से और इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। ये केवल हमारे एक तरीके से मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायरमेंट होता है इनका, ध्यान रखना है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तो हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि ये हमें ग्रोथ प्रोवाइड करता है और साथ में ही जो हमारे टिश्यूज होते हैं उनके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि उनकी रिपेयरिंग किसके कारण होती है? जो लगातार माइटोसिस चल रही है बॉडी के अंदर रिपेयरिंग करने के लिए, वो एक्चुअल में उस जब कब चलेगी? जब सेल के पास में प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन होगा, तब जाकर। वाटर जो है, हम वाटर भी लेते हैं। वाटर क्यों लेते हैं? क्योंकि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सोलवेंट होता है और सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, यानी कि इनको डाइजेशन करने के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर क्यों जरूरी है और बॉडी के लिए? क्योंकि ये बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है, ध्यान रखना। तो ये बॉडी को डिहाइड्रेशन बचाता है, क्योंकि हमारी बॉडी हर एक सेल के अंदर कम से कम 80, लगभग आपको पता है 70 से लेकर 85 तक वाटर रहता है हर सेल के अंदर, और हर एक सेल को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वाटर बहुत जरूरी है। क्लियर है? हम कई तरीके के फूड मटेरियल लेते हैं। देखिए आप क्या लिखा हुआ है? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो हम जो लेते हैं, जैसे कि हम जो कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं वो जनरली स्टार्च के फॉर्म में हम लेते हैं, पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में लेते हैं। प्रोटीन को लेते हैं, वो प्रोटीन जो है वो भी खुद मैक्रोमोलिक्यूल से, साथ में फैट जो लेते हैं वो भी मैक्रोमोलिक्यूल से। तो ये डायरेक्टली हमारी बॉडी में यूज नहीं होते, पहले इनको तोड़ना पड़ता है छोटे छोटे पार्ट में, यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल से हमें माइक्रोमोलिक्यूल बनाना पड़ता है, तब जाकर वो डाइजेस्ट हो पाता है। क्लियर है? तो इसलिए हमें इस चैप्टर के अंदर एक्चुअल में डाइजेशन का मतलब ही क्या है? जो हम बड़े बड़े लार्ज फूड मटेरियल को खा रहे हैं, इनका स्मॉल फूड मटेरियल में ब्रेक डाउन होना। क्लियर है? तो इसलिए दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो इसलिए इनको छोटे पार्ट में तोड़ने की जरूरत होती है, और ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। क्लियर है? दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। तो इसको कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल में तोड़ने को क्या कहा जाता है? डाइजेशन कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। क्लियर है? अच्छे से याद रखना है। एंड इज कैरिड आउट बाय अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड होती है डाइजेशन की, ध्यान रखना। आप सिंपल से समझिए, दो तरीके से डाइजेशन होता है। एक तो मैकेनिकल तरीके से, जैसे कि आप खाना चबा रहे हो मुंह के अंदर उसको, तो वो हो गया मैकेनिकल तरीके से। और जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में बायोकेमिकल डाइजेशन ही मेन डाइजेशन होता है, जो फूड मटेरियल को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाता है। तो वो क्या होता है? एंजाइम्स का रिएक्शन। एंजाइम्स बहुत तेजी से काम करते हैं और वो बहुत ज़्यादा छोटे पार्ट में फूड को तोड़ देते हैं। तो दो तरीके से डाइजेशन होता है, एक तो होता है मैकेनिकल डाइजेशन और एक होता है बायोकेमिकल डाइजेशन, जिसको हम केमिकल डाइजेशन कह सकते हैं। क्लियर है? तो एंजाइम्स के एक्शन को हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि यहाँ पर जो फूड मटेरियल होता है वो छोटे छोटे पार्ट में जो टूटता है उसी को एक्चुअल में हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट आप देख लें, कौन कौन से फूड मटेरियल कैसे टूटेगा, क्योंकि मेन फूड मटेरियल को बारे में आपको पता होना जरूरी है। ठीक है? देखिए, हमने देखा हमारे 3 मेन फूड मटेरियल हैं। कौन कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे ज्यादा हम जो लेते हैं कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट फाइनली जब डाइजेस्ट होगा तो ये सबसे छोटे पार्ट में किस में टूटेगा? ग्लूकोज के अंदर टूटेगा। ठीक है? तो ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है। उसके बाद में जो प्रोटीन है, प्रोटीन किस में टूटेगा? वो अमीनो एसिड में टूट जाएगा आखिरी में जाकर, तो ये अमीनो एसिड में टूट जाएगा। ठीक है? जो हमारा फैट वाला पार्ट है वो किस में टूटेगा?
ग्लाइसेरोल में टूटेगा प्लस फैटी एसिड में टूटेगा। तो ग्लाइसेरोल और फैटी एसिड में कौन टूटता है? फेट वाला पार्ट टूटता है। क्लियर है? वहीं अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो आखिरी में जाकर किस में टूट जाती है? नाइट्रोजन बेस में, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर के अंदर जाकर टूट जाती है। ठीक है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट जरूर आपको ध्यान रखना है कि कौन डाइजेस्ट होकर किस में टूटता है। क्लियर है? तो जब डाइजेशन फाइनली हो जाता है, हम देखेंगे किस तरीके से डाइजेशन होता है, तो ये प्रोडक्ट बनेंगे। जो भी कार्बोहाइड्रेट हमने खाया है उससे ग्लूकोज बन जाएगा, जो भी हमने प्रोटीन खाया उससे अमीनो एसिड बन जाएगी, जो फैट खाया उससे ग्लाइसेरोल और फैटी एसिड्स बन जाएगी, और जो हमने न्यूक्लिक एसिड लिए उससे नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर बन जाएगा। ये सारे के सारे इधर वाले जो है ये सभी क्या है? ये सभी है मैक्रोमोलिक्यूल। ये सभी क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है। और ये इधर वाले क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल है। क्लियर है? तो ये सभी क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल है। ओके, आगे समझ में अच्छे से याद रखना है ये वाला पार्ट। अब आगे बढ़िए, ये सारा पार्ट होता कहां पर है? ध्यान रखना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो चीजों से मेल बना हुआ होता है। एनसीईआरटी का देखिए आप क्या लिखा हुआ है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो चीजों से मिलकर मेनली बना हुआ होता है। क्या क्या है? एक तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट, और एक होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से, दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक है एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट और एक है एसोसिएटेड ग्लैंड वाला पार्ट। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या है कि माउथ से लेकर तो एनस तक का पार्ट जो है वो एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, जबकि एसोसिएटेड ग्लैंड्स में कई तरीके के ग्लैंड्स आते हैं। अब इसमें ऐसे ग्लैंड भी आते हैं जो एक्चुअल में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही पाए जाते हैं, और ऐसे भी आते हैं जो बाहर की तरफ पाए जाते हैं, जैसे लीवर हुआ, पेनक्रियाज हुआ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर पाए जाने वाले ग्लैंड हैं। परंतु जैसे कि अगर हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड की हम बात करें, या फिर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करें, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की बात करें, तो ये अंदर पाए जाने वाले ग्लैंड हैं। ध्यान रखना अच्छे से। एलिमेंट्री कैनाल का देखिए यहाँ पर क्या है? एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द माउथ एंड इट ओपन्स टू द पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। तो कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से शुरू होती है और एनस तक खत्म होती है एलिमेंट्री कैनाल। माउथ जो है उसकी कैविटी को हम बकल कैविटी कहते हैं। तो माउथ के अंदर जो कैविटी होती है इसको क्या कहा जाता है? बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहा जाता है। ओरल कैविटी में क्या क्या पाया जाता है? एक तो नंबर ऑफ टीथ, यानी कि दांत की हम बात करते हैं, मस्कुलर टंग पाई जाती है। एक्चुअल में इसके तीन पार्ट होते हैं। जैसे आप मुंह खोलेंगे तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो छत है, यानी कि पैलेट जो है उसको रूफ हम कहते हैं बकल कैविटी का। जो फ्लोर है, नीचे वाला पार्ट क्या है? वो टंग वाला पार्ट है। तो फ्लोर क्या कहलाता है? टंग कहलाता है। और आगे क्या पाए जाते हैं? टीथ पाए जाते हैं। तो पैलेट, टंग और टीथ, ये तीन पार्ट इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम पहले टीथ के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो टीथ के बारे में कुछ एक दो चीजें हमें एक्स्ट्रा देखना है। ठीक है, ये टीथ का डायग्राम आपको जो दे रखा है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्लियर है? अगर हम इस टीथ की बात करते हैं, ये देखिए, पहले तो आप ये बकल कैविटी को आप ओपन करिए। कुछ कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं है। आप एनसीईआरटी की चीजें अच्छे से समझने के लिए बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आप ये मत सोचना कि मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। जितना एग्जाम में आ सकता है केवल वहां तक हम जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये टीथ वाला पार्ट है। क्लियर है? ये टीथ वाला पार्ट है, बकल कैविटी वाला पार्ट है। ठीक है, ये लोअर लिप दे रखा है, ये अपर लिप दे रखा है। ये आप जब मुंह खोलते हैं तो इस तरीके का लटका हुआ पार्ट जो दिखाई देता है सॉफ्ट पैलेट के अंदर, वो क्या होता है? ओव्यूला वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है हार्ड पैलेट वाला पार्ट है, और ये उसके बाद वाला जो होता है ये सॉफ्ट पैलेट होता है, और सॉफ्ट पैलेट में ही हमें ओव्यूला दिखाई देता है। क्लियर है? और ये वाला जो पार्ट दे रखा है, ये गम वाला पार्ट दे रखा है, हमें ज्यादा चीजों से मतलब नहीं। और ये जो है आपकी टंग दे रखी है, जीभ दे रखी है। ठीक है, जीभ क्या बनाती है? फ्लोर बनाती है माउथ कैविटी की। क्लियर है? अच्छे से याद रखना। तो टंग क्या बनाती है? फ्लोर वाला पार्ट बनाने का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले टीथ को देख रहे हैं। ये जैसे हमने टीथ देखा, तो एक टीथ एक्चुअल में कैसा होता है उसको हम सही से यहाँ पर देखते हैं। टीथ एक्चुअल में कैसा होता है? देखिए, अगर हम टीथ को देखते हैं तो उसको तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है, जो मसूड़ों के ऊपर होता है, इसको हम क्राउन कह सकते हैं। उसके बाद में बीच वाला पार्ट जो होता है उसको नेक हम कहते हैं, और जो काफी ज्यादा बोन्स के अंदर धसा हुआ होता है उसको हम रूट कहते हैं। क्लियर है? तो टीथ के दांत के तीन पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक और रूट वाला पार्ट। जब हम इसके एनाटॉमी को हम देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा? सबसे बाहर की लेयर जो होती है टीथ की वो एनामल होती है। ध्यान रखना, सबसे बाहर की लेयर जो हमें सफेद सफेद दिखाई देती है कैसी होती है? व्हाइट कलर की जो है ये एनामल होती है, और ये हार्डेस्ट मटेरियल है। क्लियर है? ये हार्डेस्ट मटेरियल है एनिमल्स के अंदर।
एनिमल में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट मटेरियल एनामल होता है, एनामल होता है। और प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट के अंदर स्पोरोपोलेनिन सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, जो उसके पोलन ग्रेन्स की एक्साइन लेयर में पाया जाता है। क्लियर है। सेकंड लेयर जो होती है वो डेंटाइन होती है, तो ये सेकंड लेयर जो है वो कौन सी है, डेंटाइन लेयर है। और थर्ड लेयर जो होती है वो पल्प कैविटी होती है। एनिमल के अंदर सबसे हार्डेस्ट जो है वो एनामल होता है, सेकंड नंबर पे डेंटाइन होती है, ध्यान रखना। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आप याद रख लें इनके बारे में, ताकि थोड़ा याद रहेगा आपको। जो एनामल है इसका सिक्रेशन जो है ये अमीलोब्लास्ट सेल से होता है, अमीलोब्लास्ट सेल से होता है। जो डेंटाइन है इसका सिक्रेशन ओडोंटोब्लास्ट सेल से होता है, डेंटाइन का सिक्रेशन ओडोंटोब्लास्ट सेल से होता है। जो टीथ होते हैं वो एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, ध्यान रखना। कैसे होते हैं, एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन, मतलब एक्टोडर्म भी और मीजोडर्म भी। एक्टोडर्म से एनामल बनता है, एक्टोडर्म लेयर से एनामल का सिक्रेशन होता है, और मीजोडर्म से डेंटाइन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना। तो एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। जो अंदर वाली थर्ड लेयर है पल्प कैविटी, इसके अंदर आप देख रहे हैं नर्व भी आ रही है, ब्लड भी आ रहा है और वेसल्स भी आ रही है। तो नर्व भी आ रही है, ब्लड भी आ रहा है, वेसल्स भी आ रहे हैं। तो नर्व की, ब्लड की सप्लाई और लिम्फ वेसल्स की सप्लाई कहाँ पर होती है, ये होती है पल्प कैविटी के अंदर। अच्छे से याद रखना। तो न्यूट्रिशन पल्प कैविटी के थ्रू ही टीथ को मिलता है। ओके, और यहां पर जहां पर ये एक्चुअल में एंट्री करते हैं इस वाले पार्ट को कहा जाता है एपिकल फोरामेन। क्या कहा जाता है, एपिकल फोरामेन कहा जाता है। कुछ चीजें आप याद रख लें, ज्यादा टाइम हम एक्स्ट्रा नहीं चीजें देखेंगे, पर यह है कि ये इतनी चीजें जरूर आपको जाननी चाहिए इसके अंदर टीथ में। यहाँ पर बोन्स के अंदर धसे हुए रहते हैं, और बोन्स को जोड़ने, बोन से टीथ को जोड़ने का काम कौन करती है, सीमेंटम लेयर का करती है, जिसको सीमेंट भी हम कहते हैं। ओके, अच्छे से समझ में आ गया टीथ वाला पार्ट। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। अब ये टीथ के, हमारे ह्यूमन के टीथ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, इन पर ध्यान देखना है। ह्यूमन के टीथ कैसे कैसे होते हैं, 3-4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ह्यूमन टीथ के याद रखना है। पहली चीज ये याद रखना है कि ह्यूमन के टीथ जो होते हैं वो थिकोडोंट होते हैं। थिकोडोंट का मतलब क्या होता है, थिकोडोंट का मतलब है कि ये काफी ज्यादा अंदर जो बोन में पाए जाते हैं। तो जो बोन के अंदर काफी अंदर धसे हुए होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, थिकोडोंट कहा जाता है। लिखा हुआ देखिए, एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जो बोन, जो बोन, तो जो बोन के अंदर काफी ज्यादा अंदर धसे हुए, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, थिकोडोंट कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद में अधिकतर जो मैमल्स की हम बात करें, या फिर हम हमारे ह्यूमन की बात कर ले, तो ह्यूमन के अंदर कैसे होते हैं, जो होते हैं वो डाइफायोडोंट होते हैं। डाइफायोडोंट का मतलब है 2 टाइम्स आते हैं, 2 बार दांत आते हैं। आपको पता है, हमने देखा है कि बचपन में हमारे दूध के दांत आते हैं, जिनको हम डेसिडुअस टीथ कहते हैं या मिल्क टीथ कहते हैं, और बाद में हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। जो डेसिडुअस टीथ होते हैं उनका ध्यान रखना है। पहले मिल्क, ये टीथ का फॉर्मूला आप जरूर याद रखें। टीथ को हम कैसे निकालते हैं, टीथ इन अपर जो ऊपर के जबड़े में दांत होते हैं, अपर जो के अंदर टीथ, अपन लोअर जो के अंदर टीथ। ठीक है, तो ऊपर के जबड़े में दांत, अपन नीचे के जबड़े में दांत, और हम एक तरफ का गिन लेते हैं, इसके लिए हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है बच्चों के दांत का, तो बच्चों का दांत क्या होगा, 2 1, क्या होगा, 2 1 0 2। इसका मतलब क्या है, 2 1 0 2, 2 1 0 2। हमारे अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं। ये सामने वाले जो दांत दिखाई दे रहे हैं इनको कहा जाता है इंसाइजर, जो साइड में होते हैं उनको कहा जाता है केनाइन, जो पहली वाली दाढ़ होती है उनको कहा जाता है प्रीमोलार, और लास्ट में जो दाढ़ें होती हैं उनको कहा जाता है मोलार। तो इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलार और मोलार, ICPM ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला है। और ये बच्चों का हमने देखा, तो यानी कि बच्चों के अंदर अगर आपसे पूछा जाता है कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, एक तो प्रीमोलार नहीं पाए जाते हैं। कौन से नहीं पाए जाते हैं, प्रीमोलार नहीं पाए जाते हैं, और साथ में ही थर्ड मोलार भी नहीं पाया जाता है। तो बच्चों के अंदर एब्सेंट कौन कौन से हैं, एक तो प्रीमोलार नहीं पाया जाता, ध्यान रखना। तो प्रीमोलार एब्सेंट है, और एक थर्ड मोलार जो है वो भी एब्सेंट होता है, अच्छे से याद रखना है। प्रीमोलार और थर्ड मोलार बच्चों के अंदर एब्सेंट होते हैं। यानी कि बच्चों के अंदर टोटल दांत कितने हो जाएंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना दांत हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, उसके बाद में 2 2 जा 4, तो 4 2 4 अपॉन 4 2 4, कितने हो जाएगा, 4 और 2 कितने हो गए, 6 और 4 10, 10 ऊपर के जबड़े में हो गए और 10 ही नीचे के जबड़े में हो गए। टोटल दांत कितने हो जाते हैं, 20 दांत। तो बच्चों के अंदर टोटल दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। अच्छे से याद रखना, जिनमें अगर आपसे पूछा जाए एब्सेंट कौन कौन से होते हैं, तो प्रीमोलार जो टोटल कितने होते हैं,
8 होते हैं। प्रीमोलार कितने होते हैं टोटल? 8। तो 8 दांत तो ये प्रीमोलार एब्सेंट होते हैं और 4 जो है टोटल वो थर्ड मोलार एब्सेंट रहते हैं। इस तरीके से बच्चों के अंदर केवल 20 दांत पाए जाते हैं। तो दूध के दांत कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं, अच्छे से याद रखना। और फिर आपको पता है लगभग ये 5 से लेकर 7 साल की एज में वो टूट जाते हैं और उसके बाद में परमानेंट टीथ आते हैं। क्लियर है? आगे समझ में ये वाला पार्ट। अब देखिए, तो पहली हमने ये देखा, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? जो 4 तरीके के दांत होते हैं हमारे अंदर, चारों अलग अलग तरीके के, इंसाइजर अलग तरीके के होते हैं, केनाइन अलग तरीके के होते हैं, प्रीमोलार अलग तरीके होते हैं, मोलार अलग तरीके के होते हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है हेट्रोडोंट। यानी कि ह्यूमन के दांत कैसे होते हैं? हेट्रोडोंट होते हैं, क्योंकि 4 अलग अलग तरीके के दांत ह्यूमन में पाए जाते हैं। अच्छे से याद रखना, इस कंडीशन को कहा जाता है हेट्रोडोंट कहा जाता है। ओके, आ गया समझ में अच्छे से। तो ह्यूमन के कंडीशन की, ह्यूमन के टीथ की क्या क्या मेन खूबियां हैं? पहली, थीकोडोंट होते हैं, जो बोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा गहराई में धसे हुए होते हैं। दूसरी चीज़, ये डाइफायोडोंट होते हैं, मतलब कि 2 बार आते हैं दांत। उसके बाद में तीसरी चीज़ कि ये कैसे होते हैं? हेट्रोडोंट होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के 4 अलग अलग प्रकार के दांत ह्यूमन में पाए जाते हैं। अब ये तो हमने मिल्क फॉर्मूले का देखा था, क्या हुआ? यानी कि मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्या होता है? 2102/2102 × 2। ठीक है। अब ये अगर आपसे पूछा जाए कभी कि बताइए दांत 17 साल की बच्चे में क्या दांत होगा, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है आपसे। याद रखना क्या पूछा जाता है? 17 ईयर ओल्ड के अंदर टीथ का फॉर्मूला क्या होगा? 17 साल में टीथ का फॉर्मूला क्या होगा 17th ईयर में? तो याद रखना वहां पर क्या हो जाएगा? 2102/2102 × 2। क्लियर है? तो ये जब आंसर निकालेंगे आप, इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर कितना आ रहा है? सॉरी, ये तो हमने 17 साल वाले का ही देखा है। इसका ध्यान रखना आपको, 21/22। ठीक है, क्योंकि यहां पर केवल एक ही नहीं है, तो 21/22 ध्यान रखना। 21/22 × 2 आंसर क्या आएगा इसका? आपका आ रहा है डायरेक्टली 28 आ रहा है। अब क्या आ चुके हैं यहाँ पे? देखिए, ये आई है, ये सी है, ये पी है और ये एम है। ठीक है, तो यहाँ पर प्री मोलार तो आ चुके हैं, केवल थर्ड मोलार नहीं आया इसमें। थर्ड मोलार जिसको हम कहते हैं विजडम टीथ, थर्ड मोलार को क्या कहते हैं? विजडम टीथ कहते हैं। ये जनरली 18 साल की एज में या उसके बाद में आता है। ठीक है, 18 से 25 की एज में जनरली आता है, इसलिए ये 17 साल के दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ ने कि अगर आपसे पूछा जाए 17 ईयर ओल्ड में कितने दांत होते हैं, तो 28 दांत होते हैं। ध्यान रखना, उसमें क्या नहीं होता है? थर्ड मोलार जो होता है वो एब्सेंट होता है, याद रख लेना। थर्ड मोलार एब्सेंट होता है उसके अंदर। ठीक है, थर्ड मोलार उसमें नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। आगे समझ में, अगर आपसे पूछा जाए परमानेंट टीथ का फॉर्मूला क्या है, तो परमानेंट टीथ का सभी को पता है क्या होता है? 21/23 × 2। क्लियर है? आंसर क्या आएगा? 32 दांत। क्लियर है? तो अच्छे से याद रखना है, दांत के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है सारी जो आपको याद रखनी है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, एनसीईआरटी की मेन चीजों पर हम वापस आते हैं। ठीक है, देखिए, तो इतनी चीजें थोड़ी थोड़ी जो मैं एक्स्ट्रा देख रहा हूं ना, इनको करने की आपको बिल्कुल जरूरत है। ऐसा मत समझना कि हम ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जा रहे हैं, इतना हमें जरूरत है, ऐसा आप मान लेना। क्लियर है? आगे बढ़िए। तो ये हमने एनसीईआरटी की चीजें देखी। अब वापस इस वाले पार्ट पर थोड़ा सा और आ जाइए। हम टंग को और थोड़ा सा देख लेते हैं। ज्यादा हम टंग के बारे में यहाँ पर बात नहीं करने वाले, पर थोड़ी सी जरूरत है आपको टंग के बारे में जानने की। टंग जो होती है इस प्रकार से होती है। आपसे पहली चीज ये पूछी जाती है टंग में कि बताइए टंग किससे अटैच होती है, कौन सी बोन से पीछे की तरफ टंग जुड़ी हुई होती है? तो हायोइड बोन से जुड़ी हुई होती है। आप ये देख सकते हैं, ये हमारी टंग वाला पार्ट है, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये टंग वाला पार्ट है। और ये आखिरी में इधर वाला ये हायोइड बोन दिखाई दे रही है, ये हायोइड बोन होती है, इस हायोइड बोन से जुड़ी हुई होती है। तो पीछे की तरफ, नीचे की तरफ हम ये कह सकते हैं आखिरी वाले हिस्से में हायोइड बोन के द्वारा टंग जुड़ी हुई होती है। क्लियर है? अच्छे से याद रखना। और बाहर की तरफ पूरी तरीके से टंग जो होती है वो फ्रीली होती है, इस प्रकार से फ्रीली टंग होती है। ये टंग जो होती है ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है, इस प्रकार से। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम कौन करता है? सल्कस टर्मिनालिस करती है। सल्कस टर्मिनालिस करती है, जो इसको 2 भाग में डिवाइड करती है टंग को। टंग के ऊपर पेपिला पाए जाते हैं। कितने तरीके के पेपिला होते हैं? ये फोलिएट पेपिला जो है ये ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। ह्यूमन के अंदर फिलीफॉर्म पेपिला पाया जाता है, फंजीफॉर्म पेपिला पाया जाता है और सर्कमवेलेट पेपिला पाया जाता है। तो इस जगह पर सर्कमवेलेट पेपिला इस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सर्कमवेलेट पेपिला होते हैं। और बाकी सारे अगर हम पेपिला की बात करें तो यहाँ पर पाए जाते हैं।
ये इस जगह पे पाए जाते हैं, और यहाँ पर मेनली यहाँ पर छोटे छोटे पेपिला पाए जाते हैं, ठीक है, और इन पेपिला के अंदर बड्स पाए जाते हैं। तो फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म और सर्कमवेलेट पेपिला ह्यूमन की टंग के अंदर पाए जाते हैं। हमें टंग से किस चीज़ का पता चलता है? टेस्ट का पता चलता है। तो ये जो टिप वाला पार्ट है इस पे हमें स्वीट टेस्ट का पता चलता है, मीठे वाले टेस्ट का पता चल रहा है। ये जो किनारे वाला पार्ट है इससे हमें किसका पता चलता है? सोल्टी टेस्ट का पता चलता है, नमकीन का। ये वाला जो है इससे हमें सोर टेस्ट का, खट्टे टेस्ट का पता चलता है। और जो ये वाला सेंटर वाला पार्ट होता है इस जगह का, इससे हमें बीटर टेस्ट का पता चलता है, यानी कि कड़वे टेस्ट का पता चलता है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको केवल टंग के बारे में याद रखनी है, ठीक है। आ गया समझ में अच्छे से? टंग का और काम क्या होता है? स्पीच में भी हेल्प करती है टंग, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब ये टंग आप देखेंगे, आप जब ऊंची करेंगे टंग को, तो उसके नीचे वो जुड़ी हुई होती है बकल कैविटी से। तो ये आपसे पूछा जाता है कि नीचे की तरफ बकल कैविटी से टंग किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है? तो ये जुड़ी होती है फ्रेनुलम लिगामेंट से, जिसको हम फ्रेनुलम लिंग्वी कहते हैं। क्या कहा जाता है? फ्रेनुलम द्वारा, फ्रेनुलम लिंग्वी द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो अच्छे से याद रखना। तो नीचे की तरफ जो टंग होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है? फ्रेनुलम लिंग्वी से जुड़ी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। एक बार हम एनसीईआरटी को शॉर्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी, देखिए। पहले तो आप ये डायग्राम अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। पहले हमने जो ये पार्ट देखे हैं अभी टीथ के और टंग के, इनको हम पहले एनसीईआरटी से कवर कर लेते हैं। एनसीईआरटी इनके बारे में क्या कहती है? तो ये हमने फॉर्मूले सारे देख लिए हैं जो एनसीईआरटी ने आपसे बात की टीथ के बारे में। तो ये टीथ के हमने सारी चीज़ें देख ली, कवर कर ली है। आज पढ़ लेना एक बार। इंसाइजर केनाइन, प्रीमोलार, मोलार वाला पार्ट है, और ये फॉर्मूला जो है ये एडल्ट के टीथ का है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो परमानेंट टीथ है उनका फॉर्मूला है, ठीक है। टीथ जो है आपको दे रखा है यहाँ पर, एनामल वाला पार्ट दे रखा है जो हार्डेस्ट मटेरियल होता है, ये खाने को चबाने में हेल्प करता है। टंग जो होती है फ्रीली मूवेबल होती है, मस्कुलर ऑर्गन होती है, और नीचे की तरफ ओरल कैविटी से फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी हुई होती है। अपर सरफेस जो होती है टंग की, उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिनको पेपिला कहते हैं, और इन पेपिला के अंदर टेस्ट बड्स पाए जाते हैं जिनसे हमें स्वाद का पता चलता है। स्वाद की कणिकाएं इसके अंदर पाई जाती है। अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है? अब इस वाले पार्ट पर आ जाइए वापस। ये जो हमारा डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी वाला, इस वाले पार्ट को अच्छे से याद रखना है। देखो इसमें सारे के सारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट दे रखा है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है, ये माउथ वाला पार्ट है। माउथ के अंदर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ओरल कैविटी या बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। और ये बकल कैविटी जैसे ही ओपन होती है तो फेरिंग्स में ओपन होती है। तो खाना जो है वो कहाँ जाएगा? पहले बकल कैविटी से फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स जो है ये कॉमन है एयर और फूड के लिए, ध्यान रखना। तो इसमें हवा भी जाती है, तो भोजन भी जाता है, फूड भी जाता है, दोनों के लिए कॉमन पाथ होता है फेरिंग्स जो है। क्लियर है? इसके बाद में खाना कहाँ पर जाता है? फूड पाइप के अंदर जाता है। ये फूड पाइप है, यहाँ पर ये फूड पाइप दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं ईसोफेगस। तो ईसोफेगस के अंदर खाना जाता है, ये फूड पाइप कहलाता है, भोजन का पाइप है। उसके बाद में भोजन पाइप से कहाँ जाता है? स्टोमक के अंदर जाता है। और स्टोमक के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? ये सबसे पहला वाला पार्ट जहाँ पर खुल रहा है इसको हम कहते हैं कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक पार्ट होता है इसका। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कहलाता है इसका फंडस पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। ये जो बड़ा सा पार्ट है इसका ये बॉडी कहलाता है, ये बॉडी कहलाता है। और इसका जो आखिरी पार्ट है ये कहलाता है पाइलोरिक, ठीक है। तो याद रखना अच्छे से, जो हमारा ये स्टोमक है इसके 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक वाला पार्ट। अब यहीं से पाइलोरिक वाले पार्ट में देखो यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जहां से जैसे ईसोफेगस से कार्डियक वाले पार्ट में जो फूड ओपन होता है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है। इस स्फिंक्टर को कहा जाता है। मैं सारी चीज़ें यहीं पे बता रहा हूँ क्योंकि आपको जब एनसीईआरटी हम रीड करेंगे तो आपकी सारी चीज़ आ जाएगी फिर, ठीक है। इस जगह पर क्या पाया जाता है? गैस्ट्रो इसोफीजियल स्फिंक्टर पाया जाता है। गैस्ट्रो इसोफीजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफीजियल स्फिंक्टर पाया जाता है यहाँ पर, ध्यान रखना अच्छे से। तो ये स्फिंक्टर क्या कहलाता है? इसोफेगस और स्टोमक के बीच का गैस्ट्रो इसोफीजियल स्फिंक्टर। और इधर पाइलोरिक वाला पार्ट जो है इसका आपके स्टोमक का वो ड्यूडेनम में खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है। इस स्फिंक्टर को क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। तो पाइलोरिक के बाद ही ओपन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। क्लियर है? ये अच्छे से याद रखना। अब इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन शुरू हो जाती है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है,
स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा गया है, इसको ध्यान रखना। पहले तो इंटेस्टाइन का पार्ट को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा गया है क्योंकि उसका डायमीटर काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन कहा गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला पार्ट ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, ये जनरली हमारा इस प्रकार से सी शेप का होता है, ठीक है। तो ये सी शेप का ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम के बाद में सेकंड पार्ट जो होता है वो जेजुनम वाला पार्ट होता है, तो सेकंड पार्ट जेजुनम होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा कोइल्ड पोर्शन होता है। उसके बाद में जो लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो इलियम होता है और ये हाईली कोइल्ड पार्ट होता है, ठीक है, ये हाईली कोइल्ड पार्ट होता है। इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर खुलता है। ये आपसे पूछा जाता है कि बताइए इलियम कहाँ पर जाकर खुलता है, तो ये खुलता है सीकम में। कहाँ पर खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सीकम है जिसमें इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट खुलता है। यहाँ पर भी वाल्व पाया जाता है, जहाँ पर ये खुलता है वहाँ पर वाल्व पाया जाता है, इस वाल्व का नाम होता है, याद रखना अच्छे से, इलियोसिकल वाल्व। क्या कहते हैं इसको, इलियोसिकल वाल्व कहा जाता है। क्लियर है, या स्फिंक्टर हम वर्ड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से कहाँ पर ओपन हो जाएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में ओपन हुआ। अब सीकम के बाद में होता है कोलोन वाला पार्ट, और कोलोन के कितने पार्ट होते हैं टोटल, कोलोन के होते हैं यहाँ पर, एक तो पहले वाला एसेंडिंग कोलोन जो ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे एसेंडिंग कोलोन। फिर इधर की तरफ जा रहा है, इसको कहेंगे ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। फिर नीचे की तरफ जा रहा है, इसको कहेंगे डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, डिसेंडिंग कोलोन। फिर यहाँ से घूम रहा है, इसको कहेंगे सिग्मोइड कोलोन, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सिग्मोइड कोलोन कहेंगे। और आखिरी वाला पार्ट जो होता है वो इसका रेक्टम होता है। रेक्टम जो होता है ये फीकल मैटर को, अनडाइजेस्टेड फूड की हम जो बात कर रहे हैं, जो फीकल मैटर है उसको स्टोर करने का काम करता है। और रेक्टम का अंतिम भाग जो होता है वो एनस कहलाता है। रेक्टम का अंतिम भाग जो है वो एनस कहलाता है। तो ये पूरा का पूरा अच्छे से आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। बकल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड भी पाए जाते हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, वो आपको इस एनसीईआरटी की थ्योरी में देखने को मिलेगी, तो उसको हम ज़्यादा देर नहीं देखेंगे क्योंकि वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। ये फेरिंग्स वाला पार्ट देख सकते हैं आप यहाँ पर। एक चीज़ आप याद रख सकते हैं यहाँ पर जो लिखी हुई है इसमें, ठीक है। इसके लिए एक डायग्राम आप देख लीजिए, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जो हमारा ये वाला डायग्राम है इसको देख लीजिए एक बार, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने अभी देखा था कि फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन होता है फूड और एयर के लिए। तो फूड और एयर के लिए फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पाथवे होता है। तो जैसे ही यहाँ पर ओरल कैविटी के अंदर फूड यहाँ पर ओपन हो रहा है और ये फेरिंग्स ये जाएगा, उसके बाद में फेरिंग्स के बाद में इसोफेगस में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहले तो गर्दन का आप ध्यान रखें। हमारी गर्दन में आगे की तरफ जो है वो पाया जाता है ट्रेकिया, जिसको विंड पाइप हम कहते हैं, और पीछे की तरफ पाया जाता है हमारा इसोफेगस वाला पार्ट। क्लियर है। तो अच्छे से याद रखना। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ये इसोफेगस वाला पार्ट जो है ये पीछे की तरफ है, जबकि ये जो लेरिंग्स के अंदर और ये ट्रेकिया वाला पार्ट है, ट्रेकिया जो है ये आगे की तरफ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ट्रेकिया आगे की तरफ होता है और इसोफेगस वाला पार्ट जो होता है पीछे की तरफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि जो फेरिंग्स वाला पार्ट होता है इसको हम 3 पार्ट में जनरली डिवाइड करते हैं। जहाँ पर मुंह वाला पार्ट खुल रहा है, देखिए फेरिंग्स के अंदर ये मुंह वाला पार्ट जो खुल रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं, ओरोफेरिंग्स कह रहे हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, ओरोफेरिंग्स कह रहे हैं। जहाँ पर नाक वाला पार्ट खुल रहा है अंदर की तरफ उसको कह रहे हैं हम नेजोफेरिंग्स। तो जहां पर नाक खुलता है उसको नेजोफेरिंग्स कहते हैं। और जहां पर लेरिंग्स वाला पार्ट पाया जाता है, ये इस जगह पर लेरिंग्स दिखाई दे रहा है आपको, ये लेरिंग्स वाला पार्ट होता है, कंठ जिसे हम कहते हैं। तो जहां पर लेरिंग्स वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं हम या तो हाइपोफेरिंग्स या फिर कहते हैं लेरिंजोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स या फिर क्या कहते हैं, लेरिंजोफेरिंग्स वर्ड यूज करते हैं। तो याद रखना फेरिंग्स 3 तरीके से हो सकता है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखने वाली चीजें, ठीक है, क्या याद रखना है आपको, ये याद रखना है कि जहां पर इसोफेगस, फेरिंग्स के अंदर आपको पता है इसोफेगस और इसोफेगस फूड पाइप है, और जो हमारा इसोफेगस तो फूड पाइप है और साथ में ही आपका जो ट्रेकिया है वो विंड पाइप है, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज याद रखना है कि ये जो इसोफेगस है इसके गेट को, इसके गेट को कहा जाता है गलेट। क्या कहा जाता है, गलेट। तो इसोफेगस का जो ओपनिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, गलेट कहा जाता है। और जो ट्रेकिया होता है इसकी ओपनिंग को कहा जाता है ग्लोटिस। ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या कहा जाता है, ग्लोटिस कहा जाता है, ठीक है। तो एक चीज ये याद रखना है कि जो इसोफेगस है, फूड पाइप है, उसकी ओपनिंग को क्या कहा जाता है, गलेट कहा जाता है। और जो ट्रेकिया है यानी कि विंड पाइप है उसकी ओपनिंग को क्या कहा जाता है, ग्लोटिस कहा जाता है। और इस ग्लोटिस के ऊपर एक कार्टिलेज का फ्लैप पाया जाता है, एक कार्टिलेज का फ्लैप पाया जाता है जो उसको भोजन
एक्चुअल में इस वाले पार्ट से रोकने का काम करता है, इसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है, ये ग्लोटिस को कवर करके रखता है ताकि भोजन जो है वो विंड पाइप के अंदर ना चला जाए, उसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। तो आई होप कि आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए एनसीईआरटी में यही सारी चीजें आपको यहाँ पर दे रखी है। क्लियर है? क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं आप एक बार शॉर्ट में। हम ज़्यादा इसको नहीं पढ़ने वाले क्योंकि सारी चीज़ें हमने डायग्राम के थ्रू कवर कर ली है। ठीक है, तो ओरल कैविटी जो है वो शॉर्ट पेरिंग्स में ओपन होती है और ये कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए और एयर के लिए। ठीक है, एसोफेगस जो है एंड द ट्रेकिया, एसोफेगस फूड पाइप है और ट्रेकिया जो है वो हमारा विंड पाइप होता है। ये दोनों ही फेरिंग्स में ओपन होते हैं, हमें पता है। ठीक है, कार्टिलेज फ्लेप जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस, ये पाया जाता है इसके ऊपर, ग्लोटिस के ऊपर, यानी कि विंड पाइप के ऊपर, ताकि वो उसको कवर करके रखता है। ठीक है, तो ग्लोटिस जो है वो विंड पाइप की ओपनिंग कहलाती है ड्यूरिंग स्वेलोविंग। ठीक है, अच्छे से याद रखना, उसके ऊपर पाया जाता है ग्लोटिस के ऊपर, ताकि वो उसको कवर करके रखे, उसमें भोजन ना जाने दें। ठीक है, आगे ध्यान रखना, एसोफेगस एक पतली सी लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि कहां से कहां तक पाई जाती है, फेरिंग्स से लेकर तो आगे नेक से लेकर थोरक्स वाले पार्ट, यानी कि हमारे छाती वाले पार्ट में, थोरक्स वाले पार्ट में डायफ्राम तक जाती है और फाइनली जे शेप बैग स्ट्रक्चर होता है जिससे हम कहते हैं स्टोमक, उसमें अंदर खुलती है जाकर। क्लियर है? अच्छे से याद रखना है। ओके, आगे देखिए क्या दे रखा है। हमने देख लिया था गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर पाया जाता है जहां पर वो खुलती है स्टोमक के अंदर, वहां पर। ठीक है, और साथ में आपको याद रखना स्टोमक जो है वो कहां पर पाया जाता है, लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ऊपर की तरफ पाया जाता है और लेफ्ट वाले पोर्शन में पाया जाता है। इसके 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक वाला पोर्शन होता है। ठीक है, उसके बाद में फंडस वाला पार्ट होता है, बॉडी वाला पार्ट होता है जो मेन सेंटर होता है जहां पर सबसे ज्यादा एक्चुअल में डाइजेशन होता है, और लास्ट वाला होता है जो पाइलोरिक वाला पार्ट होता है। क्लियर है? तो ये 4 पार्ट होते हैं इसके। ओके, अब देखिए आगे क्या दे रखा है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं इसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो सी शेप होता है जिसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। उसके बाद में दूसरा जो है लंबा सा कोइल पोर्शन पार्ट होता है बीच में, जिसको हम जेजुनम कहते हैं, और जो हाईली कोइल्ड पोर्शन होता है उसको हम इलियम कहते हैं। जो स्टोमक होता है वो फाइनली स्टोमक जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है तो वहां पर पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। इलियम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है। फाइनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। हमने देखा था वहां पर इलियोसिकल वाल्व पाया जाता है। ठीक है, ये दांत आपने देख ही लिए तो हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये टीथ को ही हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, आप एक बार डायग्राम को जरूर देख लेना अच्छे से। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इट कंसिस्ट ऑफ सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम वाला पार्ट होता है, कोलोन वाला पार्ट होता है, रेक्टम वाला पार्ट होता है। 3 मेन पार्ट होते हैं उसके। सीकम जो होता है ये स्मॉल ब्लाइंड से एक स्ट्रक्चर होता है, झोले के समान स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसमें कई सारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ध्यान रखना, कई सारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे ई कोलाई हुआ, तो इस तरीके के सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनसे उनको भी फायदा होता है और हमें भी फायदा होता है। अच्छे से याद रखना ये वाला पार्ट। ठीक है, आखिरी वाले पार्ट में हमें इस वाले के पार्ट में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। और ये जो है आज के टाइम पर वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन के अंदर, क्योंकि इसका कोई फंक्शन नोन अभी नहीं है। पहले ऐसा माना जाता था कि ये सेलुलोज का डाइजेशन करता था, इसलिए इसके अंदर सेलुलोज एंजाइम पाए जाते थे, परंतु आज इसका फंक्शन नहीं है, इसलिए इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, और यह सीकम से निकलता है। अच्छे से ध्यान रखना आपको। सीकम जो होती है वो आगे जाकर कोलोन में खुल जाती है। ठीक है, कोलोन जो है अगले उसके 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो एसेंडिंग कोलोन होती है, ट्रांसवर्स कोलोन होती है, डिसेंडिंग कोलोन होती है और सिग्मोइड कोलोन होती है। और फिर फाइनली कोलोन जो होती है वो रेक्टम में जाकर खुल जाती है। ठीक है, ये रेक्टम में खुल जाती है। यहाँ पर दे रखा है डिसेंडिंग कोलोन रेक्टम में खुलती है, पर एक्चुअल में सिग्मोइड कोलोन जो होती है वो जाकर रेक्टम में खुलती है। ध्यान रखना आपको। ठीक है, आगे देखिए, और ये आपको दे रखा है इसका पार्ट, यानी कि किसका पार्ट दे रखा आपको? स्टोमक का पार्ट दे रखा है। देखिए ये वाला पार्ट जो है इसका जहाँ पर ओपन हो रहा है ये है कार्डियक वाला पार्ट। ठीक है, और ये वाला पार्ट है फंडस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है बॉडी वाला पार्ट, और ये है पाइलोरिक वाला पार्ट। तो अच्छे से आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हर एक एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट के अंदर 4 लेयर पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल का कोई सा भी पार्ट हो उसमें कितनी लेयर हमें देखने को मिलती है? 4 लेयर देखने को मिलती है।
कौन कौन सी 4 लेयर होती है, पहले उनके नाम जरूर आप देख लें। नाम होते सिरोसा, पहली कौन सी होती है, सबसे बाहर वाली सिरोसा होती है, सिरोसा होती है, दूसरी होती है मस्कुलरिस, तीसरी होती है सब म्यूकोसा और चौथी होती है म्यूकोसा। पहले ऐसा करिए, इस वाले पार्ट को आप देखिए, जो हमारा एनसीईआरटी का पार्ट है, इस वाले पार्ट को देखिए, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट करने की ज़रूरत है। क्लियर है? तो उन चीज़ों को आपको जरूर नोट कर लेना है। सिरोसा जो है, या आपको एनसीईआरटी की चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। सिरोसा जो है वो किसकी बनी होती है, एनसीईआरटी में जब देखेंगे आप तो लिखा हुआ है थिन मेसोथीलियम प्लस सम कनेक्टिव टिश्यू, तो किसकी बनी हुई है, थिन मेसोथीलियम प्लस कुछ कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, सम कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, संयोजी ऊतक जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो थिन मेसोथीलियम और कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो सबसे पहली वाली लेयर कौन सी है, सिरोसा है। इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है। तो सबसे बाहर सिरोसा होती है, उसके अंदर मस्कुलरीज होती है, पर मस्कुलरीज में बाहर की तरफ होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और अंदर की तरफ होती है सर्कुलर मसल। तो इसे याद रखना है, पहले सिरोसा होती है, उसके बाद में कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है, फिर सर्कुलर मसल होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल फिर सर्कुलर मसल होती है। मस्कुलरीज में 2 लेयर है, एक तो बाहर वाली लॉन्गिट्यूडनल है, अंदर वाली सर्कुलर मसल से। उसके बाद कौन सी होती है, उसके बाद होती है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और फिर होती है म्यूकोसा। तो ये सीक्वेंस अच्छे से पहले तो आपको ध्यान रखना है, बार बार कई बार क्वेश्चन में पूछा गया सीक्वेंस, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि ये जो हमारी मस्कुलरीज है, नाम से पता चल रहा है मस्कुलरीज, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन के अंदर मस्कुलरीज लेयर है, तो सिंपल सी बात है केवल और केवल स्मूथ मसल्स की बनी हुई होगी, ठीक है। तो हमारे अंदर 3 मसल्स होती है, उनमें से कार्डियक मसल्स तो हार्ट में पाई जाती है, ठीक है। जो स्मूथ मसल्स होती है वो इंटरनल ऑर्गन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और जो हमारी स्केलेटल मसल्स है वो बोन्स के साथ अटैच होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी मसल्स पाई जाती है, स्मूथ मसल्स पाई जाती है। तीसरी वाली लेयर जो है वो है सब म्यूकोसा। इसका भी याद रखना, आपको एनसीईआरटी की पार्ट याद रखना है। इसमें लिखा हुआ लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें पाया जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद में म्यूकोसा लेयर होती है। म्यूकोसा जो है वो जनरली अलग अलग तरीके की लेयर होती है, पर ये मेनली एपिथेलियम की ही बनी हुई होती है। तो अच्छे से याद रखना, सबसे अंदर कौन सी पाई जाती है, म्यूकोसा वाली लेयर पाई जाती है, और इसके बीच में जो गैप होता है, उसके अंदर वाला पार्ट होता है, उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। आगे समझ में, तो ये पार्ट जरूर आपको याद रखना है। और एक्चुअल में इन लेयर में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है अलग अलग जगह पर। जैसे कि म्यूकोसा के अंदर हमें मेनली क्या क्या देखने को मिलता है, अगर हम म्यूकोसा लेयर को देखते हैं, इसके अंदर आप मान लीजिए स्टोमक के अंदर देख लीजिए, तो स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिनको हम स्टोमक ग्लैंड कहते हैं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो इसके अंदर ही पाए जाते हैं। कौन सी लेयर के अंदर, म्यूकोसा के अंदर ही पाए जाते हैं। साथ में जो इंटेस्टाइन के अंदर हम बात करें, तो इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई का फॉर्मेशन होता है वो भी किसके अंदर होता है, इसी लेयर के अंदर होता है, म्यूकोसा के अंदर ही होता है। वहीं पर हमें म्यूकोसा एपिथेलियम देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में सब म्यूकोसा जो है ये ड्यूडोनम के अंदर ग्लैंड बनाती है, जिनको हम कहते हैं ब्रनर्स ग्लैंड, ठीक है। तो ड्यूडोनम के अंदर ये ब्रनर्स ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है? तो ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो मस्कुलरीज लेयर है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन पाया जाता है स्टोमक वाले पार्ट के अंदर, और वहाँ पर हमें ओब्लिक मसल्स भी देखने को मिलती है। ओब्लिक मतलब तिरछी मसल्स, तिरछी पेशियाँ जो होती है वो भी स्टोमक के अंदर पाई जाती है। तो ये आपको थोड़ा इन लेयर्स के बारे में याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप स्टोमक वाले पार्ट के अंदर एक चीज़ देख सकते हैं, ये हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डायग्राम लिया है स्टोमक का, ताकि आपको एक चीज़ समझ में आ जाए। इसमें ओब्लिक यानी कि और तो सारी सेम लेयर रहेगी, सबसे बाहर वाली जो होती है वही सिरोसा ही होती है, देख सकते हैं आप ये। उसके बाद में सेकंड वाली जो होती है वो मस्कुलरीज लेयर है। ये मस्कुलरीज लेयर है। मस्कुलरीज में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी दिखाई दे रही है, सर्कुलर भी दिखाई दे रही है, पर एक और एक्स्ट्रा मसल्स होती है जिसको कहते हैं ओब्लिक मसल। तो ये एनसीईआरटी ने दे भी रखा है कि आपको कुछ कुछ जगह पर ओब्लिक मसल्स पाई जाती है। तो ओब्लिक मसल कहाँ पर पाई जाती है, स्टोमक के अंदर पाई जाती है, ध्यान रखना अच्छे से। क्लियर है? उसके बाद में और क्या है, और बाकी हमें बताइए कि अंदर की तरफ जो होती है वो म्यूकोसा पाई जाती है, और म्यूकोसा के अंदर रूगी देखने को मिलती है। इस प्रकार की फोल्डिंग देखने को मिलती है स्टोमक के अंदर, जिसको कहते हैं रूगी कहते हैं हम, अच्छे से याद रखना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, आगे ये वाला पार्ट समझ में, बढ़े आगे, बता दो एक बार, पूरे जोश के साथ जुड़ना है, ठीक है। बिल्कुल भी जोश की कमी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। ओके, काफ़ी ज़्यादा बोल बोल के मैं भी थक गया हूँ बीच बीच में इतना ज़्यादा तेज़ी से,
ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ 1 मिनट का, आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो समझने की जरूरत है आपको। हम देख रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा के अंदर पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं? टोटल 3 ग्लैंड पाए जाते हैं। ये और साथ में समझ लीजिए, फिर हम एनसीईआरटी बेस चलेंगे वापस आगे कंटिन्यू। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं 3 पेयरिंग में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो हमारे इस वाले पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, जो कान के जस्ट नीचे गाल वाले पार्ट में हम कहते हैं, तो ये पैरोटिड ग्लैंड पाया जाता है, दोनों तरफ पैरोटिड ग्लैंड पाया जाता है। उसके बाद में एक होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये कहां पर पाया जाता है? सबलिंगुअल होता है, ये जीभ के नीचे पाया जाता है, तो जीभ के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड पाया जाता है। और सब मैंडिबुलर, या इसी का एक और नाम होता है सब मैक्सिलरी, ये कहां पर पाया जाता है? ये इस जगह पर पाया जाता है। जनरली हम ये कह सकते हैं लोअर जा वाली पोजीशन पर हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? तो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड का भी अच्छे से याद रखना। ये मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, वरना एग्जैक्ट जहां पर जो एंगल हमारा होता है उस जगह पर ही पाया जाता है। पर आपको एनसीईआरटी ने पोजीशन जो दे रखी है वो दे रखी है लोअर जा की पोजीशन। तो आपको याद रखना सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है वो लोअर जा में निचले जबड़े के वहां पर पाया जाता है। क्लियर है? पैरोटिड ग्लैंड में आपने एक बीमारी भी देखी होगी, ठीक है, जो आपको मम्प होती है, जिसको हम कहते हैं मम्स जो होती है, गलसुआ जिसे हम कहते हैं नॉर्मली, गलसुआ। तो ये एक्चुअल में ऐसी बीमारी होती है जो लाइफ में मैक्सिमम टाइम केवल एक ही बार हमें देखने को मिलती है, क्योंकि एक बार इसकी फिर हमें क्या देखने को मिल जाती है? एंटीबॉडीज जो है वो बॉडी के अंदर इसके अगेंस्ट बन जाती है, तो इसकी वजह से फिर दोबारा ये नहीं आती, इम्यूनिटी इसके खिलाफ डेवलप हो जाती है। तो मम्स जो है, जिसको गलसुआ कहते हैं, ये किससे होती है? जब पैरोटिड ग्लैंड के अंदर पैरामिक्सोवायरस का इन्फेक्शन होता है। पैरामिक्सोवायरस का जब इन्फेक्शन होता है तब ये हमें बीमारी देखने को मिलती है। अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? समझ में आ गया? कुछ 1-2 एक्स्ट्रा चीजें और थोड़ी सी याद रख लीजिए, मैं यहाँ पर जरूर आपको बताऊंगा एक्स्ट्रा चीजों की यहाँ पर जरूरत होती है। पैरोटिड ग्लैंड के जो डक्ट होता है, क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, पहली चीज तो ध्यान रखना, सारे के सारे सब जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जिन भी ग्लैंड के अंदर डक्ट पाया जाता है उनको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। जिनमें डक्ट नहीं पाया जाता उनको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इन सभी में डक्ट पाया जाता है। पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट को क्या कहा जाता है? स्टेनसन्स डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेनसन्स डक्ट कहते हैं। ठीक है? जो सबलिंगुअल ग्लैंड है इसके डक्ट को कहा जाता है डक्ट ऑफ रिवीनस। क्या कहा जाता है? डक्ट ऑफ रिवीनस। ठीक है? और जो हमारा होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इसके डक्ट को कहा जाता है, इसके कहा जाता है वाटसन्स डक्ट। क्या कहा जाता है? वाटसन्स डक्ट कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है, अगर ये पूछा जाए सबसे बड़ी कौन सी सलाइवरी ग्लैंड है, तो आपको याद रखना पैरोटिड जो है वो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है? पैरोटिड है। स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है? सबलिंगुअल है। सबलिंगुअल जो है वो स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। अच्छे से याद रखना। तो ऐसे भी पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा सलाइवा का सिक्रेशन कौन करता है, तो सबसे ज्यादा सलाइवा का सिक्रेशन सब मैंडिबुलर ग्लैंड करती है। लगभग आप ये मान लीजिए 70% सलाइवा का सिक्रेशन ये करती है। सबसे कम सलाइवा का सिक्रेशन कौन करती है? सब लिंगुअल ग्लैंड करती है। ये केवल आप ये मान लीजिए 5 से लेकर 10% के आसपास ही सलाइवा का सिक्रेशन करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सलाइवरी ग्लैंड में आपको याद रखना है। ठीक है? ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें बताइए, पर ये एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा आप अगर नीट जैसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं एनसीईआरटी पर। क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी? ठीक है? क्योंकि हमारा यहाँ पर ध्यान रखना, यही हमारे लिए गीता है, यही सब कुछ है हमारे लिए। एनसीईआरटी तो यही हमें कवर करना है। ठीक है? फाइनल हमारा टारगेट इसमें लेक्चर्स में यही है कि हमें एनसीईआरटी कवर करना है। हम एक्स्ट्रा चीजें देख रहे हैं वो इसलिए ताकि हमारी एनसीईआरटी बहुत इजी हो जाए और हम कोई सा भी क्वेश्चन जो कभी कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं वो भी ना करें, अगर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा तो। ठीक है? तो याद रखना अच्छे से। ये सब चीजें हमने देख ली, कौन किसकी बनी हुई, तो ये सारी चीजें यहीं पर लिखी हुई है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ से ध्यान रखना, इस लेयर के अंदर जो हमारी किसकी बात की गई है? म्यूकोसा के अंदर। इस म्यूकोसा के अंदर इरेगुलर फोल्ड पाई जाती है, रूगी पाई जाती है स्टोमक के अंदर। अभी हमने देखा था रूगी स्टोमक के अंदर पाई जाती है, फोल्डिंग पाई जाती है। ठीक है? वहीं अगर हम बात करते हैं एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग पाई जाती है विलाई के अंदर। और
जिसको हम विलाई कहते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकोसा की लेयर में विलाई पाई जाती है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और म्यूकोसा के अंदर ही स्टोमक के अंदर हमें क्या पाई जाती है, वहां पर रूगी देखने को मिलती है। दो चीजें अच्छे से यहां पर ध्यान रखने वाली चीजें, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, अब वापस एनसीईआरटी पर आ जाइए। ये वाला एनसीईआरटी वाला पार्ट है हमारा। ये सब चीजें समझ में आ गई थी ना, अच्छे से याद रखना है। ये लेक्चर इतना एफिशिएंट होने वाला है, आपको बिल्कुल भी ये चीजें करके मिस नहीं करना है कि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है। भाई कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, इतना एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, पर कभी नहीं भूलोगे अगर सही तरीके से चीजें कवर करते गए तो। इतना पढ़ लेना, इसके अलावा भले ही मत पढ़ना, तुम नीट के लिए जा रहे हो, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, प्रोजेक्शन कोल्ड माइक्रोविलाई। तो इसमें अंदर कई सारे प्रोजेक्शन होते हैं जिसको माइक्रोविलाई कहते हैं, और इसमें ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। ध्यान रखना कौन सा एपिथेलियम यहां पर पाया जाता है, ब्रश बॉर्डर। जब हम एपिथेलियम को पढ़ेंगे तब देखेंगे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। जहां पर भी एक ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है ना, वहां का सरफेस एरिया बढ़ा देता है। उसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से वहां पर हम ये कहते हैं कि अधिकतर जगह पर एब्जॉर्प्शन का काम करवाता है। जहां पर भी एब्जॉर्प्शन होता है उस जगह पर हमें ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलेगा। दो मेन जगह है जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन एक तो यहां पर होता है हमारा यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है, जिससे विलाई का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। वहीं पर एक हमारा जो किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी के अंदर। जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल होती है उसमें भी रीएब्जॉर्प्शन होता है वहां पर, तो रीएब्जॉर्प्शन के लिए भी वहां पर ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। ये दो जगह अच्छे से याद रखना, बिल्कुल नहीं मिस करना है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया। इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में, और विलाई के अंदर काफी ज्यादा सप्लाई होती है कैपिलरीज की, ब्लड की कैपिलरीज की, एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स पाई जाती है जिसको हम लैक्टियल कहते हैं। तो बड़ी बड़ी जो लिम्फ वेसल्स होती है उनको लैक्टियल कहा जाता है, ध्यान रखना। और लैक्टियल कहां पर पाई जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये कहां पर पाई जाती है, इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल। तो म्यूकोसा की एपिथेलियम के अंदर, किसके म्यूकोसा की एपिथेलियम की हम बात करें, यहां पर बात करें इंटेस्टाइन की, उसमें गोबलेट सेल पाई जाती है जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती है, दैट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। और वो क्या करती है, ल्यूब्रिकेट करने का काम करती है। म्यूकोसा के अंदर ग्लैंड भी पाए जाते हैं, स्टोमक ग्लैंड यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है स्टोमक के अंदर, वो म्यूकोसा की लेयर के अंदर पाए जाते हैं। साथ में ही क्रिप्ट पाया जाता है इन बिटवीन द बेसेस ऑफ विलाई। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये विलाई है, और इन विलाई के बेस वाला पार्ट जो है, ये विलाई है, और इसके ये बेस वाला पार्ट जो है, इसके बीच वाला पार्ट जो ये बन रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, क्रिप्ट ऑफ लीबर कून कहते हैं, ठीक है। अच्छे से याद रखना है, ये भी ग्लैंड्स की तरह काम करता है, तो क्रिप्ट ऑफ लीबर कून होता है, ठीक है। तो चारों जो लेयर्स है वो डिफरेंट जगह पर अलग अलग तरीके के मॉडिफिकेशन शो करती है। ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं याद रखना है, यहाँ पर पीएचडी नहीं कर रहे हैं, नीट की एग्जाम दे रहे हैं, नीट के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। इतना इससे एक्स्ट्रा पूछा नहीं जाता इस वाले पार्ट में। आगे देखिए, इस डायग्राम को जरूर दिमाग में रखना है, क्योंकि कभी कभी डायग्राम डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं आपके, ABCD दे दे यहाँ पर, तो ध्यान रखना है। ये वाला पार्ट जो है, ये विलाई वाला पार्ट है, सबसे बाहर जो दिखाई दे रहा है, ये अंदर दिखाई दे रही है लैक्टियल, और लैक्टियल क्या होती है, लार्ज लिम्फ वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल होती है, ठीक है। हम आगे फंक्शन देखेंगे, जब फैट का एब्जॉर्प्शन होगा तब उसका फंक्शन हम देखेंगे इस लिम्फ वेसल्स का, ठीक है। ये कैपिलरीज है, ठीक है। ये वाली जो दिखाई दे रही है ब्लू कलर में कैपिलरीज है, जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है आर्टरी है, रेड कलर में जो दिखाई दे रही है आर्टरी। अब यहाँ पर ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट गलतियाँ कर देते हैं, इन डायग्राम को पे क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर तो आपको कलर में दिखाई दे रहा है, पर जब एग्जाम के अंदर एक्चुअल में क्वेश्चन आएगा तब वहाँ पर कोई आपका कलरफुल डायग्राम थोड़ी आने वाले, वहाँ पर तो ब्लैक एंड व्हाइट आने वाले, तो वहाँ पर गलतियाँ कर देते स्टूडेंट। तो अच्छे से याद रखना, इसलिए जरूरी है कि आप एक एक डायग्राम को अच्छे से देखें, ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम भी जरूर देखें, उनकी प्रैक्टिस करें। इसलिए पता होना चाहिए कि किस जगह पर एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है डायग्राम के अंदर, वो बहुत जरूरी होता है। क्लियर है। क्रिप्ट कहां पर है, ये वाला पार्ट जो है वो क्रिप्ट का पार्ट है। वीन वाला पार्ट कहां है, ये वाला जो पार्ट है वीन वाला पार्ट है। इसीलिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करवाते हैं, इसलिए ताकि स्टूडेंट गलतियां करें इनमें और गलतियों से सीखे, और अगली बार जब मेन क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में इस टाइप का है तो बिल्कुल गलतियों के चांसेस कुछ भी ना हो, ठीक है। ओके, आगे बढ़िए, आ गया समझ में।
फाइनली हमने ये पूरा पार्ट देख लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं मेन पार्ट पर। तो हम ये कह सकते हैं आधे से ज़्यादा हमने इस चैप्टर को अभी कवर कर लिया। अब कुछ नहीं बचा, अब केवल डाइजेशन वाला एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट बचा है, कुछ भी नहीं है। आपको कैसे आएगा समझ में, देखना आगे आगे, ठीक है। देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने इसके ग्लैंड देख ही लिए, सलाइवरी ग्लैंड, और ये सलाइवरी ग्लैंड के अंदर बहुत लिमिटेड चीज़ें लिखी हुई है इस जगह पर। इतना सा सलाइवरी ग्लैंड दे रखा, हमने 3 ग्लैंड देखे थे। कौन कौन से ग्लैंड देखे थे? एक तो पैरोटिड देखा था। पैरोटिड कहाँ पर पाया जाता है? चीक के यहाँ पर, गाल के यहाँ पर, यानी कि कान के नीचे पाया जाता है। सब मैक्सिलरी कहाँ पर पाया जाता है? ये लोअर जॉ वाले पार्ट में पाया जाता है। और सब लिंगुअल जो होता है वो टंग के नीचे पाया जाता है। और ये ग्लैंड जो होते हैं वो सलाइवा का सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। किसका सिक्रेशन करते हैं? सलाइवा का सिक्रेशन करते हैं। अब इसके बाद में जस्ट आपको दे रखा है, जस्ट इसके बाद में दे रखा लीवर वाला पार्ट। पर लीवर वाला पार्ट हम अभी बाद में करेंगे, पहले हम, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड का हमने देख लिया तो हम सलाइवा वाला पार्ट पहले देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्या देख लेते हैं? सलाइवा वाला पार्ट पूरा देख ही लेते हैं, एक्चुअल में सलाइवा होता कैसा है, ठीक है। तो हम सलाइवा को पहले देख लेते हैं एनसीईआरटी से। ये देखिए, ये देखिए सलाइवा वाला पार्ट, ठीक है। अच्छे से याद रखना सलाइवा में, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या था? सलाइवा का सिक्रेशन करना था। सलाइवा जो होता है, पहली चीज तो उसका अच्छे से याद रखना आपको। पीएच क्या होता है? सलाइवा का पीएच होता है 6.8। क्या होता है? 6.8 होता है। 6.8 है मतलब कि ये कैसा है? हम ये कह सकते हैं कि स्लाइटली एसिडिक है। कैसा है? स्लाइटली एसिडिक है, क्योंकि आपको पता है 7 से ऊपर पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है, और 7 से नीचे होता है वो एसिडिक होता है। तो ये हल्का सा एसिडिक होता है। इसके अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है? लगभग एक मान लीजिए आप कि 98 से लेकर 99% तो 98 से लेकर 99% तो इसमें वाटर रहता है, पानी वाला पार्ट होता है, ठीक है। वाटर पाया जाता है इसके अंदर। कौन कौन से हमें और ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मटेरियल देखने को मिलते हैं? ध्यान रखना इसमें एंजाइम्स का अच्छे से याद रखना है। तो एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें? इसमें होता है सलाइवरी एमाइलेज। कौन सा होता है? सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है। और ये सलाइवरी एमाइलेज को ही हम कहते हैं टाइलिन। इसी को क्या कहा जाता है? टाइलिन कहा जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाता है। किसका करवाता है? कार्बोहाइड्रेट का। कहीं पर भी अमाइलेज है तो कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन करवाता है, ध्यान रखना अच्छे से। उसके अलावा और कौन पाया जाता है? इसमें पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो कि एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। एक और एंटीबैक्टीरियल एजेंट इसमें पाया जाता है, जो एक्चुअल में आयंस होता है थायोसाइनेट, ठीक है। तो थायोसाइनेट जो है ये भी इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है आयंस के अंदर। इसमें मेन आयंस कौन से पाए जाते हैं? ये देखिए क्या दे रखा है? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस। ये मेन आयंस इसके अंदर पाए जाते हैं। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस इसके अंदर पाए जाते हैं। अब लाइसोजाइम आपको दे ही रखा है और सलाइवरी एमाइलेज भी आपको दे ही रखे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें क्या होती है? थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें अमीनो एसिड होता है, ग्लूकोज होता है, और थोड़ी सी मात्रा में हमें यहाँ पर यूरिया का पार्ट देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ना के बराबर होता है, पर ध्यान रखना। तो ये पार्ट भी आप जरूर याद रखना इसके अंदर। इतनी चीज़ें आपको सलाइवा के अंदर याद रखनी है, ओके। आ जाते हैं अब हम वापस हमारे लीवर वाले पार्ट पर, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं लीवर वाले ग्लैंड पर। देखिए लीवर के बारे में क्या याद रखना? लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। अब इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लीवर के अंदर लीवर जो है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का, जिसका वेट जो है 1.2 से लेकर 1.5 किलोग्राम होता है, ठीक है, एडल्ट ह्यूमन के अंदर। और ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है, जस्ट बिलो द डायफ्राग्म एंड हैज 2 लोब्स। तो लीवर के 2 लोब होते हैं, राइट लीवर और लेफ्ट लीवर लोब। राइट लीवर लोब जो होते हैं वो बड़े होते हैं, लेफ्ट लीवर वाला पार्ट जो होता है वो छोटा होता है, ध्यान रखना। तो राइट बड़ा होता है, लेफ्ट थोड़ा छोटा होता है। और ये हेपाटिक लोब्यूल से बना हुआ होता है। किससे बना होता है? इसकी छोटी छोटी यूनिट जो होती है वो हेपाटिक लोब्यूल होती है। हेपाटिक मतलब कि 7 एक्चुअल में इसमें रोज हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? हेपाटिक लोब्यूल रखा गया है, ओके। अच्छे से पूरा पार्ट ध्यान रखना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना ये वाला पार्ट। और यही इसकी फंक्शनल यूनिट होती है लीवर की। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है इसकी? हेपाटिक लोब्यूल्स है, जिसको हेपाटिक सेल्स भी कहते हैं। इनके अंदर हेपाटिक सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। और ये एक्चुअल में कोर्ड में अरेंज होती है। जब हम देखेंगे तो इस प्रकार से कोर्ड में अरेंज होती है, इस प्रकार से अरेंज होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डायग्राम एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, पर ये आप ये मान लीजिए इस प्रकार के कोर्ड में ये अरेंज पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? हेपाटिक लोब्यूल कह रहे हैं। हर एक लोब्यूल जो होता है वो
एक पतली सी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से सराउंडेड रहता है, ध्यान रखना, एक पतली सी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से सराउंडेड रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं। और ये ग्लीसन्स कैप्सूल केवल मैमल्स के लीवर में ही पाया जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मैमल्स के लीवर का, ध्यान रखना अच्छे से। बाइल जो है वो सिक्रेट करने का काम करती है हेपाटिक सेल्स, और ये बाइल जो आगे जाकर हेपाटिक डक्ट में पहुंचता है, और हेपाटिक डक्ट के बाद में फिर फाइनली वो कहाँ पर पहुंच जाता है, गोल ब्लेडर में पहुंच जाता है, वहां पर जाकर स्टोर हो जाता है, और गोल ब्लेडर से फिर फाइनली वो बाइल डक्ट के अंदर करवा दिया जाता है। अभी हम डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर ये आपको डायग्राम दे रखा, पहले एनसीईआरटी का डायग्राम सर्वोपरि है उसको समझिए, और फिर हम दूसरे डायग्राम के थ्रू भी इसको समझेंगे ताकि चीज़ें समझ में आए आपको। ये देखिए यहाँ पर लीवर का डायग्राम कहीं भी नहीं दे रखा है, तो इसके ऊपर पाया जाता है एक्चुअल में लीवर। लीवर ऐसे पाया जाता है यहाँ पर, इस प्रकार से ये लीवर पाया जाता है यहाँ। ये राइट लीवर थोड़ा बड़ा होता है और ये लेफ्ट लीवर थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। यहाँ से दो डक्ट निकल रहे हैं, एक राइट लीवर का डक्ट निकल रहा है और ये लेफ्ट लीवर का डक्ट में निकल रहा है। ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं उसको कहते हैं कॉमन हेपाटिक डक्ट। तो राइट और लेफ्ट का दोनों का डक्ट जहाँ पर मिल रहा है, डक्ट का मतलब होता है नली का, ठीक है, एक नली, ठीक है। तो जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं उसको कॉमन हेपाटिक डक्ट कह रहे हैं, ठीक है। और ये यहीं से कॉमन हेपाटिक डक्ट से फिर आगे की तरफ चला जाता है, गोल ब्लेडर में चला जाता है, और गोल ब्लेडर में जाकर स्टोर हो जाता है और कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो गोल ब्लेडर का काम क्या है, जो बाइल है उसको स्टोर करना और कॉन्सेंट्रेटेड करना, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में ये वाला पार्ट है यहाँ, इसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो जब फाइनली लीवर, मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बाइल किधर से किधर जाएगा, बाइल पहले जाएगा यानी कि हेपाटिक डक्ट के अंदर जाएगा, हेपाटिक डक्ट से कहाँ पर जाएगा, गोल ब्लेडर में जाएगा। गोल ब्लेडर का जो डक्ट है वो सिस्टिक डक्ट कहलाता है। गोल ब्लेडर का डक्ट क्या कहलाता है, सिस्टिक डक्ट कहलाता है। तो उसमें जाएगा, सिस्टिक डक्ट से कहाँ पर जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट में जाएगा, और कॉमन बाइल डक्ट से यहाँ पर ओपन होगा, इस जगह पर ओपन होगा पेनक्रियास के डक्ट में। जहाँ पर ये पेनक्रियास के डक्ट में ओपन होता है ना, इस वाले पार्ट को लिख लीजिए, एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं कर रखा है पर भी, उसको कहा जाता है स्फिंक्टर ऑफ बोर्डन। क्या कहा जाता है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन कहा जाता है, बॉयडन कहा जाता है, ठीक है। और ये जहां पर दोनों मिल जाते हैं डक्ट उसको कहा जाता है हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हेपाटो मतलब लीवर वाला पार्ट और पेनक्रियास वाला पार्ट मतलब पेनक्रियाटिक वाला पार्ट। तो ये दोनों जहां पर मिल जाते हैं उसको कहा जाता है हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और जहां पर ये दोनों ड्यूडेनम के अंदर ओपन होते हैं उस वाले पार्ट को कहा जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो ओडाई स्फिंक्टर कहा जाता है, ध्यान रखना है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहा जाता है। ये अच्छे से चीज़ें याद रखना है आपको, ओके। तो इतनी चीज़ आपको अच्छे से याद रखना। अब आपको लीवर का एक बार डायग्राम देख लेना है, एक्चुअल में लीवर कैसा होता है उसको देख लीजिए आप इस डायग्राम के थ्रू, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर हमें वापस एनसीईआरटी पर जाना है, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, तो आपको फटाफट देखना है, इसमें 5-10 सेकंड का टाइम लगाना है। देखिए ये लीवर है हमारा, इस प्रकार से होता है। और जो लीवर है फाइनली आप दिखाई दे रहा है आपको, लीवर के राइट वाले लोब के अंदर यहाँ पर छोटा सा आपको क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है जिसको हम गोल ब्लेडर कह रहे हैं, जो कि स्टोर करने का और कॉन्सेंट्रेटेड करने का काम करता है। ये राइट वाला लीवर है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, देख सकते हैं, और लेफ्ट वाला पार्ट जो इतना सा छोटा है। तो राइट वाला लीवर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और लेफ्ट वाला लीवर काफ़ी कम छोटा होता है उसकी कंपेरिजन में। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके जस्ट पास में क्या पाया जाता है, स्टोमक पाया जाता है, ठीक है। और ये फाइनली ओपन कहाँ पर होगा, ये पेनक्रियाज वाला पार्ट है, पत्नी जैसे स्ट्रक्चर है जो इसके जो आपका एक्चुअल में ये है स्टोमक इसके अंदर की नीचे की तरफ पाया जाता है, इसके अंदर की तरफ उधर पाया जाता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है पत्तीनुमा स्ट्रक्चर इसके अंदर की तरफ ऐसा पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेनक्रियास कहते हैं। क्लियर है, इसके अंदर की तरफ है, अच्छे से याद रखना है वाला पार्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से। अब हम वापस से एनसीईआरटी के थोड़े से इस पार्ट को देख लेते हैं जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। हेपाटिक डक्ट जो होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, हेपाटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट। वो कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करता है। बाइल डक्ट एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम। ये दोनों एक साथ कहाँ पर होते हैं, ड्यूडेनम के अंदर ओपन होते हैं, ठीक है, एज द कॉमन हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट। तो कॉमन हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट के रूप में ओपन होते हैं, और इसको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है वो यहाँ पर पाया जाता है, जो इसको गार्ड करने का काम करता है, ठीक है। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है यहाँ पर पाया जाता है। पेनक्रियास जो होता है एक पत्तीनुमा संरचना होता है, कैसा होता है, कंपाउंड ग्लैंड। अब ये एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारा लीवर था
वो एक्सोक्राइन ग्लैंड था क्योंकि उसमें डक्ट पाए जाते हैं, पर पेनक्रियास जो है वो मिक्सोक्राइन ग्लैंड है या फिर हम कंपाउंड ग्लैंड कह सकते हैं क्योंकि उसमें एक्सोक्राइन वाला पार्ट भी है और एंडोक्राइन वाला पार्ट भी है। ठीक है, तो पेनक्रियास जो है वो कैसा होता है, एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, इसलिए हम कंपाउंड ग्लैंड इसको कह रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है, ये जहाँ पर ये ड्यूडेनम का सी वाला पार्ट है इसके बीच में पाया जाता है। देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप्ड ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम के सी शेप लिम्ब वाले पार्ट में ये पाया जाता है। एक्सोक्राइन पोर्शन जो है वो अल्कलाइन पेनक्रेटिक जूस को सिक्रेट करने का काम करता है जिसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, जबकि एंडोक्राइन पोर्शन जो होता है वो हार्मोन को। एक थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें देख लें, पेनक्रियास के दो पार्ट होते हैं, मतलब एक होता है एक्सोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक होता है एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट होते हैं इसके। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो पेनक्रेटिक जूस का सिक्रेशन करता है, पेनक्रेटिक जूस का सिक्रेशन करता है, और एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। ठीक है, पेनक्रेटिक एक्सोक्राइन पार्ट को कहा जाता है एकिनी, पेनक्रेटिक एकिनी कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक एकिनी कहा जाता है, और इसको कहा जाता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। एंडोक्राइन पार्ट को क्या कहते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, लैंगरहैंस के द्वीप, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये क्या करेगा, कई सारे एंजाइम का सिक्रेशन करता है, तो ये कई सारे एंजाइम का सिक्रेशन करता है। ठीक है, परंतु ये क्या करता है, ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। इसमें मेनली आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 ही सेल याद रखना है, वैसे 3 सेल इसमें पाई जाती है, तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल जो होती है ये ग्लूकेगोन का सिक्रेशन करती है, ग्लूकेगोन का सिक्रेशन करती है, और बीटा सेल जो होती है ये इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। ठीक है, ग्लूकेगोन जो है ये एक्चुअल में क्या करता है, ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। कैसा होता है, हाइपरग्लाइसेमिक, जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। और ये कैसा होता है, इंसुलिन, ये हाइपोग्लाइसेमिक होता है। हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब क्या है, यानी कि ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है। अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो अगर इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा तो ऐसे में क्या हो जाती है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है, डायबिटीज़ मेलाइटस वाली डिसीज। ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए ग्लूकेगोन तो इसके कारण भी डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है। क्लियर है, ये वाला पार्ट अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दे रखी है इंसुलिन और ग्लूकोगोन हार्मोन के बारे में। हाँ, ये हमने देखा। अब हमारा मेजर पार्ट यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, अब केवल बचा हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट। बिल्कुल आसान है, ध्यान रखना, हमें अब ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं करना है, इतना ज़्यादा कि आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उतना ही करना। अब एनसीईआरटी बेस्ड हम कंप्लीट चलने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जैसे ही खाना हमारे यानी कि मुंह के अंदर जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको सिंपल सी बात है कि 2 तरीके के डाइजेशन होते हैं, एक तो होता है मैकेनिकल डाइजेशन और एक होता है केमिकल बायोकेमिकल डाइजेशन। तो सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन होता है, मतलब हम खाने को चबाते हैं दांत की सहायता से, हम सलाइवा मिलाते हैं उसके अंदर, जीभ जो है वो भी हेल्प करती है। तो ये सारे क्या होते हैं, खाने को चबाने में हेल्प करते हैं, इसको कहा जाता है मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन जिसको हम मैस्टिकेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो मैस्टिकेशन वाला पार्ट यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन वाला पार्ट है, ध्यान रखना। तो पहले क्या होगा, देखिए बकल कैविटी परफॉर्म 2 मेजर फंक्शन, मैस्टिकेशन ऑफ फूड और फैसिलेशन ऑफ स्वेलोविंग टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड एंड थोरोली। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन ल्यूब्रिकेटिंग एंड अधेरिंग द मैस्टिकेशन फूड पार्टिकल्स इनटू ए बोलस। तो म्यूकस जो होता है वो क्या करता है, सलाइवा के अंदर वो भी खाने को मिलाने का काम करता है। जो सलाइवा के अंदर सलाइवा मिक्स्ड यानी कि जो हमारी बकल कैविटी के अंदर सलाइवा मिक्स्ड फूड होता है उसको कहा जाता है फूड बोलस। क्या कहा जाता है, फूड बोलस कहा जाता है। ठीक है, द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स, और ये फाइनली कहाँ पर पहुंच जाता है, फेरिंग्स वाले पार्ट में पहुंच जाता है। फेरिंग्स से ये कहाँ पर पहुंच जाएगा, एसोफेगस के अंदर पहुंच जाएगा, और वहां पर धीरे धीरे जाता है फूड। ध्यान रखना है, ये मान लो एसोफेगस वाला पार्ट है, ये एसोफेगस वाला पार्ट है, तो यहाँ पर इसके अंदर मसल्स पाई जाती है। कौन सी, स्मूथ मसल्स पाई जाती है, जहां पर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स मेनली हमें देखने को मिलती है। तो वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन उनके अंदर होता है। ये मान लो खाने का एक टुकड़ा यहाँ पर गया है, तो ये पहले कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते जाती है और खाने धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। इस वाले मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। क्या कहा जाता है,
पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाता है। क्लियर है? तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा इसोफेगस के अंदर खाना आगे की तरफ जाता है। अच्छे से याद रखना, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, आगे देखिए, द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द इसोफेगस बाय द सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। देखिए मसल्स लगातार कॉन्ट्रैक्ट होती है, सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होती है, और इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। इसको क्या कहा जाता है? पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। अब फाइनली इसोफेगस से कहां पर चला जाएगा? स्टोमक के अंदर चला जाएगा, और वहां पर हमने देखा था कौन सा स्फिंक्टर पाया जाता था? गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर पाया जाता था। ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है किस तरीके से भोजन कि अगर स्टोमक के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, देर से जाएगा या कब, उसको रोकने का काम करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, फाइनली इसके बाद में अब हमने सलाइवा की बात ही कर ली थी कि सलाइवा जो है सीक्रेट होता है जो ओरल कैविटी के अंदर, उसके अंदर कई सारी चीज़ें होती है। उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस पाए जाते हैं। एंजाइम्स में उसमें सलाइवरी एमाइलेस पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है, उसके अंदर थायोसाइनेट पाया जाता है। अगर एक दो चीज़ और आप याद रखो तो याद रख सकते हैं, IgA एंटीबॉडी भी उसके अंदर पाई जाती है। अगर कभी एंटीबॉडी का पूछा जाए तो कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? IgA एंटीबॉडी सलाइवा के अंदर हमें मिलती है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? केमिकल प्रोसेस जब डाइजेशन की स्टार्ट होती है तो वो ओरल कैविटी के अंदर कौन करेगा? वो एंजाइम्स करेंगे। हाइड्रोलिटिक एक्शन करेगा एंजाइम, यानी कि उसको तोड़ने का काम करेगा। पहले यहाँ पर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं सलाइवरी एमाइलेस। ठीक है, जिसको टाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से भोजन को तोड़ेगा? देखिए यहाँ पर इसका एक्शन हम देखते हैं कैसे काम करता है। पहली चीज तो ध्यान रखना, ये केवल 6.8 के ऑप्टिमम पीएच पर ही जनरली काम कर सकता है। ठीक है, तो अगर पीएच ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगा तो काम नहीं करेंगे भाई साहब। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। तो क्या लिखा हुआ है? अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय दिस एंजाइम। तो कितना परसेंट? अच्छे से याद रखना, 30% स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पार्ट यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है। कितने पीएच पर? 6.8 पीएच पर। और एक्चुअल में ये डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। डाइसेकेराइड क्या क्या होते हैं? मेल्टोस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है। लाइसोजाइम जो होता है सलाइवा के अंदर, वो एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है जो कि इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। ओके, अच्छे से याद रखना है। ये स्टार से दिखाई दे रहा है, ये किस में टूट जाएगा? मेल्टोज में टूट जाएगा, सलाइवरी एमाइलेस की प्रेजेंस में 6.8 पीएच पर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अभी हम इसके बारे में बात करने वाले एक्चुअल में स्टोमक के बारे में। कभी कभी आप देखते हैं कि कभी कभी कुछ लोगों के अंदर यहाँ पर हार्ट के आसपास जलन होती है। वो एक्चुअल में हार्ट के अंदर कभी कभी बहुत सारे लोग उसको मान लेते हैं कि एक्चुअल में हार्ट अटैक के चांस ये तो नहीं है, सिम्टम्स तो नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है। एक्चुअल में कभी कभी हार्ट के आसपास जो जलन होती है वो उसकी जलन नहीं होती है कि हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसकी होती है क्योंकि स्टोमक के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम होता है, एसिड भरी होती है। तो थोड़ा बहुत अमाउंट जब कभी स्टोमक के एसिड का अगर किस में आ जाता है, थोड़ा बहुत अमाउंट अगर वो स्क्विज होके अगर कहाँ पर आने लग जाए, इसमें इसोफेगस के अंदर आ जाए, तो इसोफेगस वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा जलन देखने को मिलती है। और इसोफेगस ऊपर की तरफ हार्ट के पास में ही पाया जाता है। ठीक है, इसलिए वो हमें ऐसा लगता है कि ये हार्ट के पास में जलन हो रही। तो कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान रखना चाहिए। तो वो इसोफेगस के अंदर होता है, कभी थोड़ी बहुत मात्रा में अगर स्टोमक का कंटेंट इधर आ जाता है कभी कभी। तो क्लियर है? देखिए आगे याद रखना है, स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 मेन सेल पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 मेन सेल कौन सी पाई जाती है? एक पाई जाती है म्यूकस नेक सेल, ये म्यूकस को सिक्रेशन करने का काम करती है। पेप्टिक सेल और चीप सेल होती है, पेप्टिक सेल और चीप सेल होती है, इसको जाइमोजन सेल भी कहते हैं। और ये क्या करती है? प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन और रेनिन का भी करती है। प्रो एंजाइम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक्टिव एंजाइम नहीं है, इनएक्टिव है, इसलिए पेप्सिनोजन का करते हैं। और साथ में ही प्रो रेनिन का भी करती है। किसका करती है? प्रो रेनिन का करती है बच्चों के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों ही इनएक्टिव एंजाइम होते हैं और जब HCl रिलीज होता है तब ही वो इसको एक्टिव करने का काम करता है। तो ये दोनों शुरुआत में इनिशियल फेज में इनएक्टिव होते हैं। पेराइटल और ऑक्सिंटिक सेल जो होती है वो HCl का सिक्रेशन करती है और CIF का करती है, इंट्रिंसिक फैक्टर का करती है, जिसको हम कहते हैं केसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये केसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है, ध्यान रखना है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है। क्या करवाता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है। खाना जो है लगभग कितने घंटे तक स्टोमक के अंदर रहता है? 4 से लेकर 5 घंटे तक ये खाना जो है वो स्टोमक के अंदर रहता है। अच्छे से याद रखना है, ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिड जो है वो रिलीज हो रहा होता है HCl, और इसकी वजह से वहां पर पीएच, अगर हम नॉर्मल पीएच देखते तो 1.5 से लेकर 2.5 एवरेज होता है। और NCERT के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कितना पीएच रहता है? 1.8
pH वहां पर रहता है, कितना होता है 1.8 pH वहां पर रहता है। क्लियर है? तो स्टोमक जो होता है 4 से 5 घंटे तक उसमें खाना रहता है और बिल्कुल मिक्स हो जाता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, और इसलिए वहां पर जो एसिडिक फूड होता है उसको कहा जाता है काइम। तो हमने देखा था माउथ के अंदर फूड को क्या कहा जाता है, वहां पर कहा जाता है माउथ के अंदर जो फूड होता है उसको कहा जाता था, देखा था अच्छे से याद था, बोलस कहा जाता था। और जो फूड कहां पर होता है, जो फूड यहां पर होता है इसके अंदर, उसको क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। तो एसिडिक फूड को काइम कहा जाता है स्टोमक के अंदर, जो आगे की तरफ इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड जाता है उसको कहा जाता है काइल, वो अल्कलाइन फूड होता है। ठीक है। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन एक्सपोज टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl जो होगी वो पेप्सिनोजन को एक्टिव कर देगी और ऐसे में वो क्या बन जाएगा, पेप्सिन बन जाएगा, ध्यान रखना। प्रोटीलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टोमक होता है, यानी कि स्टोमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन ये मेनली करवाता है। पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू प्रोटियाज, तो पेप्सिन जो होगा वो प्रोटियाज में कन्वर्ट कर देगा और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन को। द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी गई है। तो म्यूकस वाला पार्ट और बाइकार्बोनेट वाला पार्ट जो है, जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्यों? क्योंकि ल्यूब्रिकेट करता है लगातार, और इसके कारण ये, क्योंकि इतना ज़्यादा एसिडिक मीडियम होता है, उससे ये बचाने का काम करता है स्टोमक की वाल को। तो स्टोमक की वाल को ये बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम से बचाता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा HCl पाया जाता है, उससे बचाने का काम करता है। तो HCl प्रोवाइड द एसिडिक pH, लगभग कितना 1.8 pH प्रोवाइड करता है, जो कि पेप्सिन के वर्क के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना पेप्सिन काम नहीं करेगा। और रेनिन जो है वो भी एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, जो कि इन्फेंट के अंदर पाया जाता है, बच्चों के अंदर पाया जाता है, और उनके अंदर वो क्या करता है, जो मिल्क प्रोटीन होता है जिसको हम केसिन कहते हैं, मिल्क प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, केसिन कहते हैं, उससे क्या करवाता है, पेरा केसिन में कन्वर्ट करवा देता है। मिल्क प्रोटीन केसिन को पेरा केसिन में कन्वर्ट करवा देता है। थोड़े से अमाउंट में स्टोमक के अंदर लाइपेस का सिक्रेशन भी होता है, तो इसलिए बिल्कुल थोड़े से अमाउंट में ही यहाँ पर फैट का डाइजेशन होता है स्टोमक के अंदर, याद रख लेना। ठीक है, अच्छे से याद रखना। समझ में आ गया क्या? आ गया क्या? बता दो एक बार, सभी तरीके से ध्यान रखना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना लेक्चर को। हो सकता है एक बार में आपको 2 घंटे का टाइम लगभग लग जाए, 1.5 से 2 घंटे का टाइम, पर 2 घंटे आपके बिल्कुल इफेक्टिव होने वाले हैं। आप जब देखेंगे चैप्टर को आपको लगेगा वाह यार हमने चैप्टर कर लिया 2 घंटे के अंदर कंप्लीट अच्छे से। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सारा, और हम पूरा चीज़ें देख रहे हैं, बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बस ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कंटिन्यू हो गया ये वाला पार्ट। तो अब हम आ जाते हैं फाइनली इसके आगे वाले पार्ट पर। अभी हमने क्या देखा था, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बाइल के सिक्रेशन की। ठीक है, तो लीवर का मेन काम क्या था, बाइल का सिक्रेशन था, बाइल जूस का सिक्रेशन था। और बाइल जूस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि बाइल जूस जो होता है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करवाता है, वसा का पाचन करवाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलर लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर जो होती है वो कई सारे मूवमेंट जनरेट करती है। दिस मूवमेंट हेल्प इन थोरोइंग मिक्सिंग ऑफ द फूड विथ वेरियस सिक्रेशन। तो ये जो लेयर होती है कई सारे सिक्रेशन में हेल्प करती है, अच्छे से ध्यान रखना है। फूड यानी कि ये एक्चुअल में फूड को मिलाने का काम करती है, मिक्सअप करने का काम करती है मूवमेंट के कारण। ठीक है, कौन सी लेयर की बात की गई है, मस्कुलरिस की बात की गई है, अच्छे से याद रखना, ये पूछा गया एग्जाम के अंदर। ये कौन सी लेयर जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो खाने को मिक्सअप करवाती है, तो मस्कुलरिस लेयर, क्योंकि वो कई सारे मूवमेंट को जनरेट करती है। एंड देयर बाय फैसिलिटेट डाइजेशन, और इसके कारण फिर डाइजेशन हो पाता है। एक तो बाइल हुआ, तो बाइल जूस हुआ, पेनक्रियाटिक जूस हुआ, और साथ में इंटेस्टाइन जूस हुआ। ये 3 जूस एक साथ मिलकर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, 3 जूस है, ध्यान रखना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस रिलीज्ड थ्रू द हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से रिलीज होते हैं, अभी हमने देखा था हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट से ड्यूडेनम में रिलीज होते हैं। द पेनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, इनएक्टिव एंजाइम स्टार्टिंग में कौन कौन सा आता है, ट्रिप्सिनोजन होता है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ये ट्रिप्सिनोजन है, अभी जिसके पीछे जन लिखा होता है वो इनएक्टिव होता है, और जिसके आगे भी प्रो लिखा होता है वो भी इनएक्टिव होता है। तो ये ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव है। काइमोट्रिप्सिनोजन भी अभी इनएक्टिव है, ये भी प्रोटीन का ही डाइजेशन करता है। प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है ये भी अभी इनएक्टिव है, ये भी प्रोटीन का ही डाइजेशन करता है। एमाइलेज जो है ये एक्टिव एंजाइम एक्चुअल में है, और ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, इसको हम कहते हैं
पेनक्रियाटिक अमाइलेज यहाँ पर, ठीक है। लाइपेज जो है ये फैट का डाइजेशन करेगा, न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अच्छे से, ये एंजाइम्स जो है इतने तरीके के एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं पेनक्रियास के जूस के अंदर। पेनक्रियाटिक जूस किससे निकलता है? एक्सोक्राइन पार्ट से पेनक्रियास के, जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक एक्टिनी वाला पार्ट, उससे। ट्रिप्सिनोजन जो है इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम, किसके द्वारा? एंटेरोकाइनेस के द्वारा। एंटेरोकाइनेस एंजाइम जो होता है ये कहाँ से रिलीज होता है? अच्छे से ध्यान रखना, ये इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर से रिलीज होता है, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसको? तो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करने का काम कौन कर रहा है? अच्छे से याद रखना, एंटेरोकाइनेस, जो कि इंटेस्टाइन की कौन सी लेयर से रिलीज हो रहा है? म्यूकोसा वाले पार्ट से रिलीज हो रहा है। और ये पहले ट्रिप्सिन को कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, और ये ट्रिप्सिन जो होगा वो सभी एंजाइम्स को कन्वर्ट एक्टिव कर देगा, विच इन टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम्स। और ये क्या करेगा? दूसरे एंजाइम्स को भी एक्टिव कर देगा, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस के। तो ये हमने पेनक्रियाटिक जूस वाला पार्ट देखा, पेनक्रियास के एंजाइम्स की बात करी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बाइल वाले पार्ट की। बाइल जूस जो होता है वो कोई से भी एंजाइम्स का सिक्रेशन नहीं करता है, ध्यान रखना। बाइल जूस के अंदर कोई से भी एंजाइम्स का सिक्रेशन नहीं होता है, उसके अंदर बाइल सोल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, और फैक्टर्स पाए जाते हैं। तो देखिए आगे, द बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट। इसके अंदर बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट बाइल पिगमेंट है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो होता है ये जनरली येलो कलर का होता है, कैसा होता है? येलो कलर का पिगमेंट होता है, जबकि बिलीवर्डिन जो होता है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। आपने देखा है ना, जो पीलिया हो जाता है यानी कि जॉन्डिस हो जाता है, वो किसके कंटेंट को बढ़ने की वजह से होता है? अगर सिक्रेशन मान लो बिलीरुबिन का ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से पीलिया हो जाता है। ये एक्चुअल में बिलीरुबिन जो होता है ये एक्सक्रेटरी मटेरियल के रूप में भी होता है, जिसको बाहर किया जाता है, क्लियर है। तो अगर ये ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो उसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। बाइल सोल्ट में जरूर आपको याद रखना है, बाइल सोल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में फेट का इमल्सिफिकेशन के लिए सबसे मेन कौन है? बाइल सोल्ट की ज़रूरत होती है। बाइल सोल्ट में आपको 3 मेन बाइल सोल्ट याद रखना है। एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद में सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, और सोडियम सॉरी, तो सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, ठीक है। तो ये 3 मेन बाइल सोल्ट होते हैं जो कि फैट का डाइजेशन करवाने का काम करते हैं, क्लियर है। इसके अलावा कौन होता है? कोलेस्ट्रॉल भी बाइल के अंदर पाया जाता है, और साथ में ही फॉस्फोलिपिड भी पाया जाता है, पर कोई भी एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। अच्छे से याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये सोल्ट बिल्कुल नहीं भूलना है, ये सोल्ट किसके लिए जिम्मेदार है? फैट का डाइजेशन करवाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। आगे देखिए, बाइल हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड। कई सारे को इमल्सिफिकेशन का मतलब पता नहीं चलता। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है छोटे पार्ट में तोड़ना, ठीक है। तो यानी कि ये क्या करवाता है? ब्रेकिंग डाउन द फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स। तो ये फैट को छोटे छोटे मिसल्स माने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। बाइल जो होता है ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज। तो ये बाइल जो होता है, जो लाइपेज एंजाइम होता है, जो एक्चुअल में कहाँ पर पाया जाता है, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, इंटेस्टाइन की बात कर लें या फिर इस वाले पार्ट की बात कर लें, जो हमारा पेनक्रियाटिक लाइपेज होता है, इनको भी ये क्या करवाता है? जनरली एक्टिवेट करवाने का काम करता है, ठीक है। आगे देखिए, तो ये हमने बाइल की भी बात कर ली यहाँ पर, और साथ में हमने पेनक्रियाटिक जूस की भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल जूस की। क्योंकि सारे जूस जो होते हैं एक्चुअल में कहाँ पर काम करते हैं? सभी इंटेस्टाइन के अंदर ही काम करते हैं, ठीक है। तो द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एपिथेलियम में गोबलेट सेल पाई जाती है। इंटेस्टाइन की म्यूकोसा की एपिथेलियम में गोबलेट सेल पाई जाती है, जो कि सिक्रेट करती है म्यूकस को। सिक्रेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम ऑफ द म्यूकोसा एलोंग विथ द गोबलेट सेल कॉन्स्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस और सकस एंट्रिकस। अच्छे से याद रखना, ये किससे बनता है? पहले चीज तो ये ध्यान रखना कि इंटेस्टाइन के जूस को सकस एंट्रिकस हम कहते हैं। और किससे सिक्रेट होता है? सिक्रेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ द म्यूकोसा। तो ब्रश बॉर्डर सेल जो है म्यूकोसा की, उसका सिक्रेशन, और साथ में सिक्रेशन जो गोबलेट सेल की सिक्रेशन है, ये दोनों से मिलकर क्या बनता है? इंटेस्टाइन जूस या सकस एंट्रिकस का फॉर्मेशन होता है। इस जूस के अंदर कई सारे वेराइटीज के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि सभी चीज का सिक्रेशन करवाते हैं, यानी कि डाइजेशन करवाते हैं। देखिए, डाइसेकेराइडेज है। डाइसेकेराइडेज का मतलब है ये जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। डाइसेकेराइड जैसे माल्टोज होता है तो मेल्टेज यहाँ पर एंजाइम होगा, तो माल्टोज हुआ, सुक्रोज हुआ, ये जो डाइसेकेराइड होते हैं इनको तोड़ने का यहाँ पर ये काम करेगा। डाइपेप्टाइडेज का मतलब क्या है? जो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। लाइपेज जो फैट का डाइजेशन करेगा। न्यूक्लियोसाइडेज जो कि न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का काम करेगा। तो ये सारे एंजाइम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। म्यूकोसा
जो म्यूकस है, द म्यूकस अलोंग विद द बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पेनक्रियाज प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन अल्कलाइन मीडियम। तो ये एसिडिक मीडियम से भी बचाता है। कौन? बाइकार्बोनेट की हम बात कर रहे हैं, और साथ म्यूकस और बाइकार्बोनेट की बात कर रहे हैं, जो कि कहाँ से रिलीज हो रहा है? पेनक्रियास से रिलीज हो रहा है, पेनक्रियाटिक जूस से रिलीज हो रहा है। वो इसको एसिडिक मीडियम से भी बचाता है, साथ ही ये अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। कितना पीएच हो जाता है यहाँ पर? 7.8 हो जाता है फाइनली स्टार्टिंग में पेनक्रियाटिक जूस के कारण। ठीक है, फिर आगे और ज़्यादा बढ़ेगा तब वो और ज़्यादा हो जाएगा इससे। ठीक है, आगे देखिए, फॉर एंजाइम एक्टिविटीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है इतना पीएच। ठीक है, सब म्यूकोसल ग्लैंड यानी कि सब म्यूकोसा के अंदर ब्रनर्स ग्लैंड पाया जाता है, ये भी हेल्प करता है इसके अंदर, ताकि ये भी प्रोवाइड करता है अल्कलाइन मीडियम को। ठीक है, अब आगे आ जाइए, यहाँ पर ये मेन डाइजेशन वाला पार्ट है हमारा। कौन कौन से डाइजेशन कहाँ पर क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें देखें एक बार। प्रोटीन, प्रोटियाज, पेप्टोन्स, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन इन द काइम। ये काइम का मतलब क्या है? ये अभी तक कहाँ पर थे? उस वाले पार्ट में थे हमारे स्टोमक में, और स्टोमक से अब कहाँ पर पहुँच जाते हैं ये फाइनली। ये सारी चीज़ें हो चुकी थी स्टोमक के अंदर। प्रोटीन जो था वो पेप्टोन्स में, प्रोटियाज में टूट चुका था। अब ये फाइनली खाना जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है, तो यहाँ पर ये ट्रिप्सिन काम करेगा, काइमोट्रिप्सिन काम करेगा, और ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज काम करेगा, तो फाइनली इसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में तोड़ देगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पहले ही ऑलरेडी टूट चुका था, अब वो आगे क्या करेंगे? उस पर डाइसेकेराइडेज एंजाइम और काम करेंगे, पेनक्रियाटिस एमाइलेज काम करेगा, तो ऐसे में क्या करेगा? पॉलीसेकेराइड जो होगा यानी कि स्टार्च, ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज के कारण किस में टूट जाता है? डाइसेकेराइडेज में टूट जाता है। ठीक है, तो ये किसके कारण हो रहा है? हम इसके कारण देख रहे हैं, ये पेनक्रियाटिक जूस के कारण डाइजेशन हो रहा है। आगे देखिए, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो पेनक्रियाटिक लाइपेस पाया जाता है, वो फैट को क्या करेगा? और छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, फैट को डाइसग्लाइसराइड में तोड़ देगा, और फिर ये इसको मोनोग्लाइसराइड में तोड़ देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने देखी। न्यूक्लियस एंजाइम जो होंगे पेनक्रियास के, वो क्या करेंगे? इसको न्यूक्लिक एसिड को पहले न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देंगे, और फिर उसको न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम जो होगा वो न्यूक्लियोसाइड में तोड़ देगा। ठीक है, अच्छे से याद रखना। अब इस पर सकस एंट्रिकस के जूस काम करेंगे। सकस एंट्रिकस मतलब कि हम बात कर रहे इसके जूस काम करेंगे। सकस एंट्रिकस मतलब कि इंटेस्टाइन के जूस, तो वो कैसे तोड़ेंगे? डाइपेप्टाइड पहले ही टूट चुका था प्रोटीन, अब उसमें डाइपेप्टाइडेज काम करेगा, तो अमीनो एसिड में तोड़ देगा। जो कार्बोहाइड्रेट था वो पहले ही डाइसेकेराइड में टूट चुका था, मेल्टोज में, लैक्टोज में या सुक्रोज में, तो उस पर डाइसेकेराइडेज एंजाइम काम करेगी, जैसे माल्टेज ने काम किया, लैक्टेज ने काम किया, सुक्रेज ने काम किया। तो मेल्टोज जो होगा ग्लूकोज ग्लूकोज में टूट जाएगा, लैक्टोज जो होगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूट जाएगा, सुक्रोज जो होगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से और छोटे पार्ट में टूट जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड पर जो है वो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम काम करेंगे, तो न्यूक्लियोटाइड पहले न्यूक्लियोटाइडेज की प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड में टूट जाएगा, न्यूक्लियोसाइडेज की प्रेजेंस में शुगर प्लस बेस में टूट जाएगा। क्लियर है? डाई और मोनोग्लाइसराइड जो है वो लाइपेस जो है उसको और फैटी एसिड में, और ग्लाइसरॉल मतलब सबसे छोटे पार्ट में टूट जाएगा, जो हमने स्टार्टिंग में इस लेक्चर में बात करी थी कि फाइनली किस में टूटने वाला है? प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो होगी वो शुगर, पेंटोस शुगर में और बेसिस के अंदर टूट जाएगी, और जो फैट जो होगी वो फैटी एसिड में और ग्लाइसरॉल में टूट जाएगी। तो हमारा मेन पार्ट हो चुका है, डाइजेशन हो चुका है, मतलब कि सभी चीज़ का। फैट जो थी एक्चुअल में फैट को तोड़ने का काम किसने किया है? वो किसकी वजह से टूटी है? इमल्सिफिकेशन, बाइल जूस के कारण टूटी है, मैंने ध्यान रखना अच्छे से, तो नहीं भूलना आपको। आगे देखिए, द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल मेंशन जो आपको ऊपर कर रखे हैं, एबव ओकर्स इन द ड्यूडेनम। तो मैक्सिमम डाइजेशन यहाँ पर की बात की गई है, तो मेनली डाइजेशन कहाँ पर हो रहा था? ये सारी पार्ट जो था ये ड्यूडेनम वाले पार्ट में हो रहा था। सिंपल सब्सटेंस दस फॉर्म्ड आर एब्जर्ड इन द जेजुनम, और जो सब्सटेंस आगे एब्जर्व होंगे वो जेजुनम और इलियम में होंगे। ये आपको एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग याद रखना है। रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जर्व्ड सब्सटेंस आर पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो डाइजेस्ट नहीं होगा वो आगे की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो अब क्या हो चुका है? डाइजेशन हो चुका है। अब ये फाइनली एब्जॉर्प्शन होगा इसका। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है इसका ब्लड में पहुंचना। क्या है? ब्लड के अंदर पहुंचना या वेसल्स या लिम्फ के अंदर पहुंचना मेनली, और फिर सेल्स उसका यूज करेगी, उसको हम कहेंगे एसिमिलेशन। उसको क्या कहेंगे? एसिमिलेशन कहेंगे। तो हम खाना क्यों खा रहे हैं? ताकि सेल यूज करे, अभी तक यूज नहीं किया है सेल ने। आगे देखिए, तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आई,
कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई डाइजेशन का काम नहीं है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फिर काम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का काम है एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन वो करती है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन वो करती है, कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन वो करती है, सिक्रेशन करती है म्यूकस का, जो कि वो वेस्ट मटेरियल को बाहर करने में हेल्प करता है, ठीक है, और ल्यूब्रिकेशन करने का काम करती है ताकि आसानी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है कि जो पूरा डाइजेशन की प्रोसेस जो है, अब यहाँ पर कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है, इसको ध्यान रखना। अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस जिसको हम फीसेस कहते हैं, वो फेकल मैटर जो होता है वो क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। वो सीकम में पहले जाएगा, सीकम से फिर फाइनली कहाँ जाएगा, यानी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे सीकम में जाएगा, सीकम से फिर कोलोन वाले पार्ट में जाएगा, कोलोन से फिर रेक्टम में जाएगा और रेक्टम के द्वारा फिर वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। वो कुछ टेम्परेरी जो होता है वो कहाँ पर? रेक्टम के अंदर रहता है और फिर डेफिकेशन हो जाता है। डेफिकेशन का मतलब है बाहर हो जाता है वो, ठीक है। हमारा पूरा डाइजेशन का पार्ट जो है ये ऐसा नहीं कि मन से हो रहा है, ये भी हमारे न्यूरल सिस्टम के कंट्रोल में होता है, ध्यान रखना है। द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है और साथ में ही हार्मोन के भी कंट्रोल में होता है। द साइट की अगर हम जैसे खाने को देखते हैं, उसके स्मेल करते हैं, या फिर प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट दिस सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। हमें पता है कि जैसे हम टेस्टी फूड को देखते हैं वैसे हमारे अंदर लार टपकने लग जाती है, अरे वाह क्या टेस्टी फूड है। तो उस तरीके से यहाँ पर क्योंकि उस समय नर्वस सिस्टम काम करता है, हार्मोन्स काम करते हैं, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रेशन आर ऑल्सो, यानी कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी हुआ, इंटेस्टाइन सिक्रेशन वो भी उसी तरीके से होता है, सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल, ये भी नर्वस सिस्टम के सिग्नल के द्वारा होता है। मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन ऑल्सो मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। तो जो मस्कुलर एक्टिविटीज होती है, अलग अलग पार्ट की जो मसल्स मूवमेंट कर रही है, वो भी यहाँ पर नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट की जाती है, बोथ लोकल एंड थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि नर्वस सिस्टम का लोकल नर्वस सिस्टम भी यहाँ पर पाया जाता है। लोकल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है? अब क्योंकि एनसीईआरटी में केवल लोकल नर्वस सिस्टम को टर्म यूज किया गया है, पर एक्चुअल में यहाँ पर उसको बताया नहीं गया है कहीं पर भी। तो लोकल नर्वस सिस्टम, दो तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होता है ओर्बच प्लेक्सस होता है, क्या होता है? ओर्बक प्लेक्सस होता है, और एक होता है मेसनर प्लेक्सस, ठीक है। तो ये दोनों जो है हमारे ये लोकल नर्वस सिस्टम होते हैं, मेसनर प्लेक्सस होता है। ये अभी हम देख नहीं रहे, पर आप केवल याद रख लेना कि लोकल नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर होती है ना उसके अंदर ही पाया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअल में मस्कुलरीज लेयर के अंदर ये पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑर्बच प्लेक्सस और मेसनर प्लेक्सस, ठीक है। और साथ में ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मेन नर्वस सिस्टम है हमारा, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन्स, ठीक है। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज कैरिड आउट बाय द लोकल हार्मोन्स। तो जितने भी हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है वो लोकल हार्मोन्स के द्वारा कैरिड आउट किया जाता है, अच्छे से याद रखना। प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक एंड द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसके अंदर उसकी म्यूकोसा से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, पर आपको एनसीईआरटी में वापस नहीं दे रखा है उनके बारे में। जैसे गैस्ट्रिन होता है, सिक्रेटिन होता है, पेनक्रोजाइमिन की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि एक्चुअल में हमारी एलिमेंट्री कैनाल के ही हार्मोन होते हैं, ठीक है। अच्छे से पार्ट, इस वाले पार्ट को याद रखना है। अब पहले हम एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसकी हम कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह की हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट देख लीजिए। ध्यान रखना, टाइम हो सकता है थोड़ा सा आप चाहे तो, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, पर वैसे मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में ही चल रहा हूँ, तो आपको स्पीड बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। तो जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है इसका एब्जॉर्प्शन कैसे किया जाता है? एब्जॉर्प्शन 3 मैकेनिज्म से होता है, अच्छे से ध्यान रखना है हमेशा। एब्जॉर्प्शन जो होता है 3 मैकेनिज्म से होता है। मेन तो 2 मैकेनिज्म है। एब्जॉर्प्शन का मेन मैकेनिज्म क्या है? या तो वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा किसी भी चीज का, या फिर होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव होगा या फिर पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में आपको पता है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर होता है तो उसको एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और विथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अगर विथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर होता है तो उसको कहा जाता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर एनर्जी का यूज होगा,
एटीपी खर्च होंगे और यहाँ पर एनर्जी का यूज़ नहीं होगा, एनर्जी का यूज़ नहीं होगा। इसमें दो तरीके के मैकेनिज्म आते हैं, एक तो सिंपल डिफ्यूज़न आता है, एक तो सिंपल डिफ्यूज़न आता है और एक आता है फैसिलेटेड डिफ्यूज़न, एक आता है फैसिलेटेड डिफ्यूज़न आता है इसमें। तो सिंपल और फैसिलेटेड आता है, ध्यान रखना है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं एनर्जी यूज़ वाले यानी कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा और साथ में यहाँ पर एटीपी भी खर्च होंगे और साथ में ही हमें एक कैरियर प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर कैरियर प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। परंतु सिंपल डिफ्यूज़न में ना तो एनर्जी चाहिए, ना ही हमें कैरियर प्रोटीन चाहिए और साथ में ही हमें हायर कॉन्सेंट्रेशन से हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। फैसिलेटेड डिफ्यूज़न क्या है, वो भी एक तरीके का सिंपल डिफ्यूज़न ही है, परंतु उसमें हमें स्पेशल कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वरना जब आप सेल मेम्ब्रेन देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कुछ टनल प्रोटीन पाए जाते हैं, कैरियर प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कि क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करवाते हैं। क्लियर है, अच्छे से याद रखना है यहाँ पर। तो अब इस पार्ट को देख लीजिए आप, क्या क्या होगा यहाँ पर। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में चला जाता है और उसके द्वारा ब्लड या लिम्फ में पहुंच जाएगा, ठीक है। इट इज कैरिड आउट बाय द पैसिव, एक्टिव या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के द्वारा हो जाएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज हुआ, अमीनो एसिड हुआ और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि क्लोराइड आयंस हुआ, जनरली एब्जॉर्ब्ड बाय द सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन में तीन चीजें याद रखना है आपको, ग्लूकोज हुआ, अमीनो एसिड हुआ और क्लोराइड आयंस हुआ। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और क्लोराइड आयंस ये किसके द्वारा होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होते हैं, ठीक है। अब वहीं पर आपको आगे याद रखना है, द पैसेज ऑफ द दिस सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हायर से लोअर की तरफ जाएंगे। हावर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे ग्लूकोज हुआ, अमीनो एसिड हो रहा है, उसके साथ में अगर कोई दूसरे कैरियर यानी कि कुछ को कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, तो ग्लूकोज के साथ में अमीनो एसिड, ग्लूकोज के साथ में अमीनो एसिड फैसिलिटेड डिफ्यूजन से होगी। ग्लूकोज और अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन किससे होगा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन से होता है, क्योंकि इसको अगर ये साथ में तो इनको क्या करना पड़ता है, इनको जरूरत पड़ती है कैरियर प्रोटीन की। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब साथ में अगर आपसे पूछा जाए ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम, सोडियम आयन, ग्लूकोज और अमीनो एसिड का पूछा जाए तो ध्यान रखना आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इसका होता है एब्जॉर्प्शन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, आपको पता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओकर्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर एनर्जी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अमीनो एसिड, ग्लूकोज और अगर सोडियम इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही होता है, ठीक है। अगर हम बात करें फैटी एसिड्स की, मतलब फैटी एसिड में ग्लाइसरोल की हम बात करें या फैट की हम बात करें, तो वो क्योंकि वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होती है, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होती है तो वो डायरेक्टली एब्जर्व नहीं हो सकती है ब्लड के अंदर। तो क्या होगा, पहले ये मॉडिफाई होती है, पहले लिम्फ के अंदर जाएगी, ध्यान रखना, लिम्फ जिसको हम कहते हैं लैक्टियल, वहां पर ये जाएगी, लिम्फ के अंदर जाएगी, वहां पर लिम्फ के अंदर इसका मॉडिफिकेशन होगा, यानी कि ये जो फैट है उसके ऊपर ये मान लीजिए फैट है, ठीक है। तो ये फैट जो होगी पहले तो और छोटे पार्ट में टूट जाएगी, ये मान लीजिए फैट के अंदर ये फैटी एसिड थी, ये फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल का पार्ट था हमारा, ये और छोटे पार्ट में टूट गया, हमने मान लिया इतने छोटे पार्ट में टूट चुका है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिसल्स कहते हैं। ये छोटे पार्ट में टूट जाता है जिसको हम मिसल्स कहते हैं। अब इस मिसल्स का मॉडिफिकेशन होगा और इसके ऊपर प्रोटीन की लेयर आ जाती है, इसके ऊपर क्या होगी, प्रोटीन की लेयर आ जाएगी, इस प्रकार से प्रोटीन की लेयर आ जाएगी, इसको मॉडिफिकेशन हो जाएगा, इसके ऊपर प्रोटीन की लेयर आ जाएगी, जिसको हम क्या कह देते हैं, काइलोमाइक्रोन कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन कहते हैं। तो ये काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर काइलोमाइक्रोन से ये जो होगी वापस से क्या आ जाएगी, क्योंकि अब मॉडिफाई हो चुकी है तो वापस से लिम्फ के थ्रू ये कहाँ पर आ जाती है, ब्लड के द्वारा एब्जर्व कर ली जाती है और इस प्रकार से फिर ये एब्जर्व होती है। तो डायरेक्टली ये फैट वाला पार्ट एब्जर्व नहीं तो होता है क्योंकि ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, ध्यान रखना अच्छे से। तो देखिए क्या दे रखा है, पहले ये क्या हो जाएगी, फैट जो होगी सबसे पहले, क्योंकि ब्लड में डायरेक्टली एब्जर्व नहीं हो सकती है, इसलिए पहले क्या होगी, ये छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगी, जिसको हम मिसल्स कहेंगे, विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो वो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के अंदर जाएंगे और फिर ये रीफॉर्म्ड होंगे, यानी कि वापस से इनका रिफॉर्मेशन होगा। वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल इसके ऊपर आ जाएगा, तो प्रोटीन की एक छोटी सी लेयर इन फैट के ऊपर आ जाएगी,
इसको हम कहेंगे काइलोमाइक्रोन कहेंगे, जो कि आगे जाकर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी वापस से लिम्फ वेसल्स में, लैक्टियल्स में पहुंच जाएगी और लैक्टियल से वापस से फिर अल्टीमेटली ब्लड में पहुंच जाएगी। ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जैसे कि माउथ के अंदर होता है, स्टोमक के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हालांकि कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है एब्जॉर्प्शन की, इसको आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा एब्जॉर्प्शन होता है माउथ में, किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, देखिए माउथ के अंदर कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो सर्टेन ड्रग्स जैसे कि कौन कौन से ड्रग्स हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम, तो कई सारे ड्रग्स का यहाँ पर होता है लोअर साइड ऑफ द टंग, तो टंग के लोअर साइड में होता है। स्टोमक के अंदर किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का होता है, सिंपल शुगर का होता है, और उसके बाद में अल्कोहल का होता है, इनका होता है। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, ध्यान रखना ये अल्कोहल बहुत अच्छे से याद रखना, अल्कोहल का पूछा जाता है, तो अल्कोहल का स्टोमक में एब्जॉर्प्शन होता है, और अल्कोहल का इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, वो लीवर पर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये मैक्सिमम चीज़ें यहीं पर एब्जॉर्ब होती है। तो कौन कौन सी, चाहे हम डाइजेशन के प्रोडक्ट ग्लूकोज की बात करें, फ्रक्टोज की बात करें, फैटी एसिड्स की बात करें, ग्लाइसरॉल की बात करें, अमीनो एसिड की बात करें, ये सारी चीज़ें यहीं पर एब्जॉर्ब होती है ब्लड या लिम्फ के थ्रू। एब्जॉर्प्शन यहाँ पर वाटर का होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, कुछ मिनरल्स का होता है और कुछ ड्रग्स का भी होता है। तो ये टेबल अच्छे से याद रखना है, पूछा जाता है, ठीक है। तो ड्रग्स का दो जगह पर हो रहा है, मेनली माउथ के अंदर हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है। अल्कोहल का कहाँ पर हो रहा है, स्टोमक के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए फाइनली ये खाना जो है ब्लड के अंदर जा चुका है, और ब्लड से कहाँ पर पहुंच जाएगा, ये ब्लड से सेल्स के पास पहुंच जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन की सेल के पास पहुंच जाएगा, और फाइनली इस पे प्रोसेस को कहा जाता है, वो क्या कर लेगी, वो सेल जो है लगातार काम कर रही है, फंक्शन कर रही है, वो ग्लाइकोलिसिस करेगी, क्रेब्स साइकिल करेगी, एटीएस चलाएगी, और उसके बाद में फाइनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना लेगी, उससे एटीपी बना लेगी, ठीक है। इसी को कहा जाता है एसिमिलेशन। तो टिश्यू उसका यूज कर लेंगे, उससे एटीपी बनाएंगे, और इसको कहेंगे एसिमिलेशन प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। अब सारा खाना तो पचता नहीं है, जो खाना अपचत रह जाएगा यानी कि अनडाइजेस्ट रह जाएगा, उसको हम डाइजेस्टिव वेस्ट कहेंगे। वो सोलिडिफाई हो जाएगा, फिकल मैटर के फॉर्म में रेक्टम में जाकर इकट्ठा हो जाएगा, और जब न्यूरल रिफ्लेक्स आएगा कि इसको बाहर करना है, एक अर्ज आएगी, एक डिजायर आएगी, तब इसको बाहर कर दिया जाएगा, और इस प्रोसेस को कहा जाएगा डेफिकेशन कहा जाएगा, ध्यान रखना। तो फाइनली ये बाहर हो जाएगा, क्लियर है। ए वॉल्यूंटरी प्रोसेस एंड इज कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो ध्यान रखना जो डेफिकेशन की प्रोसेस है, जो बाहर करने की प्रोसेस है, वो किसी वॉल्यूंटरी प्रोसेस होती है, क्लियर है, अच्छे से याद रखना, ओके। आगे समझ में ये वाला पार्ट, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन सी बीमारियां हैं उनको एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। कई सारी बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाई जाती है, कई सारी डिसीज जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, तो अच्छे से याद रखना कौन कौन सी डिसीज है। मेन देखिए, इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट, मतलब डिसीज होती है ड्यू टू बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन। कौन कौन से इसमें मेन हो सकते हैं, टेप वॉर्म हो सकते हैं, ध्यान रखना, टेप वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, थ्रीड वॉर्म है, हुक वॉर्म होते हैं, पिन वॉर्म होते हैं। ये सारे के सारे हम देखते हैं मेनली किसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारा प्लेटीहेलमिंथिस है, एस्केलमिंथिस है, इनकी डिसीज मेनली इसके अंदर हो सकती है। जॉन्डिस एक इंपॉर्टेंट बीमारी है, जिसमें हमने देखा था कि लीवर के अंदर जो पिगमेंट होता है, जिसका नाम क्या था, बिलीरुबिन था, उसका कंटेंट ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, तो लीवर इससे अफेक्ट होता है। ये किससे बनती है, मेनली जब हम कोई सा भी दूषित भोजन खाते हैं या पानी पीते हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलती है, बाइल पिगमेंट जो होता है वो ज़्यादा डिपॉजिट होने लग जाता है, उसकी वजह से स्किन जो है या आइस की हम बात करें, ये येलो कलर की हो जाती है, ठीक है। इसको कहा जाता है जॉन्डिस, और जॉन्डिस काफ़ी खतरनाक भी हो सकती है, इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, पूरा लीवर भी खराब हो सकता है जॉन्डिस के कारण, ध्यान रखना। अगला है वोमिटिंग। वोमिटिंग क्या है, ये इजेक्शन है, जो स्टोमक का पार्ट है वो बाहर आ जाता है माउथ के थ्रू, और ये रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि ये एक्चुअल में वोमिट सेंटर जो मेडुला होता है वो इसके को कंट्रोल करने का काम करता है। वोमिटिंग से पहले एक हमें फीलिंग आती है नोजिया, बेचैनी, एक उल्टी सी एक अजीब सी फीलिंग आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नोजिया कहते हैं, बेचैनी कहते हैं, अच्छे से ध्यान रखना। डायरिया जो है, डायरिया क्या होती है, यहाँ पर जो फिकल मैटर है वो लिक्विड आने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा उसमें बढ़ने लग जाती है, क्योंकि जो हमारा बोवेल मूवमेंट होता है वो इरेगुलर हो जाता है। तो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवेल मूवमेंट, इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ द फेकल मैटर, तो इसकी वजह से डायरिया होता है। इसकी वजह से क्या होने लग जाता है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, वो डिक्रीज होता है, तो इसकी वजह से फूड का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ध्यान रखना। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। इसका जस्ट उल्टा होता है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो डायरिया का उल्टा क्या है,
कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होती है जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पर जो फूड होता है वो कैसा आता है, यहाँ पर सॉलिड ज़्यादा से ज़्यादा फूड हो जाता है, इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाता है और इसकी वजह से यहाँ पर फूड जो है वो सॉलिड मटेरियल के रूप में ज़्यादा आने लगता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन फिकल आर रिटेन्ड विथ इन द कोलोन, द बोवेल मूवमेंट ऑकर्स इरेगुलरली, यहाँ पर भी बोवेल मूवमेंट जो होता है वो इरेगुलरली होता है। इंडाइजेशन क्या होता है, जब हम मसालेदार ज़्यादा खाना खाने लगते हैं या ऐसी चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से खाना पचता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंडाइजेशन कहते हैं। इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस, हमें हमेशा ऐसा लगता है जैसे हम पेट जो है वो भरा हुआ है हमारा। कॉजेज ऑफ इंडाइजेशन क्या हो सकता है, एक तो सिक्रेशन एंजाइम का प्रॉपर ना होना, एक ज़्यादा हमें टेंशन वगैरह होना, एंजाइटी होना, ठीक है, फूड पॉइजनिंग होना, या फिर ओवर ईटिंग, कोई बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती है या बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन खाते हैं तो उसकी वजह से ऐसी चीज़ें हमें हो सकती हैं। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। अब आपको पहले ये दो डिसीज इसके देख लीजिए, PEM वाली। PEM का मतलब क्या है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। जब हम क्या करते हैं, हमें हमारे खाने के अंदर प्रोटीन की वजह से बीमारियां हो जाती है, कैलोरी की वजह से, कैलोरी की कमी से बीमारियां हो जाती है, उसको कहा जाता है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। इसको अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है, देखिए यहाँ पर दो तरीके की मेन बीमारियां इसमें याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो है मैरस्मस और एक है क्वाशियोरकर। मैरस्मस और क्वाशियोरकर दोनों बीमारियों को याद रखना है। मैरस्मस जो होता है ये इसमें दोनों की बीमारी, दोनों की कमी से होती है, प्रोटीन की कमी और साथ में कैलोरी की कमी, दोनों की कमी से मैरस्मस हो सकती है, जब प्रोटीन की भी कमी हो और कैलोरी की भी कमी हो। ध्यान रखना, कैलोरी तो किसी से भी मिल सकता है, प्रोटीन से भी मिल सकता है, कार्बोहाइड्रेट से भी मिल सकता है या फैट से भी मिल सकता है, परंतु तीनों का एक सही हम ये कह ले प्रोपोर्शन लेना ही कहलाता है बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, और उसको अगर हम ना लें तो उससे बीमारियां हो सकती हैं। इट इज़ फाउंड इन इन्फेंट, तो ध्यान रखना है कौन से इन्फेंट में पाई जाती है, जो 1 साल से कम है। तो 1 साल के से कम वाले एज के इन्फेंट में हमें मैरस्मस बीमारी देखने को मिलती है। अगर मान लो मदर का मिल्क जो है ये रिप्लेस्ड कर लिया जाता है बहुत जल्दी बाय अदर फूड विच आर पुअर इन बोथ, प्रोटीन में भी, जिसमें प्रोटीन की भी कमी हो और कैलोरी की भी कमी हो, तो ऐसे में हमें कौन सी बीमारी देखने को मिल सकती है, मैरस्मस देखने को मिलेगी। ये क्यों हो सकता है कि अगर मदर जो है उसकी सेकंड प्रेगनेंसी जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है और दूसरा बच्चा जो है वो बहुत जल्दी जन्म ले लेता है। जब पहला बच्चा बहुत जल्दी छोटा होता है उससे पहले ही दूसरा बच्चा जन्म ले लेता है, तो उसके कारण क्या हो जाती है, जो बच्चे को प्रॉपर अमाउंट में मदर का मिल्क नहीं मिल पाता है पहले वाले बच्चे को, और ऐसे में ये प्रॉब्लम हो सकती है। मैरस्मस के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी जो है इम्पेयर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स, तो ऐसे में क्या हो जाता है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पर ग्रोथ जो होती है वो इम्पेयर हो सकती है और साथ में टिश्यू जो होते हैं वो भी इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे। एक्सट्रीम एमेसिएशन ऑफ द बॉडी एंड थिनिंग ऑफ द लिम्ब, उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे और इसकी वजह से स्किन जो होगी उस पर भी हमें ड्राइनेस देखने को मिलेगी, पतली देखने को मिलेगी, रिंकल देखने को मिलेगी, रैशेस पाए जाएंगे उसमें। ग्रोथ रेट और बॉडी का वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हमें देखने को मिलेगा। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर ऑल्सो इम्पेयर्ड, तो इसमें क्या हो सकता है, ये ब्रेन की डेवलपमेंट भी कम हो सकता है। आगे देखिए सेकंड वाली जो क्वाशियोरकर है, ये कब होती है, क्वाशियोरकर जो है ये एक्चुअल में किसकी वजह से होती है, कैलोरी जब आ रही हो, कैलोरी भले ही प्रॉपर मात्रा में मिल रही हो पर अगर प्रोटीन की कमी उसमें ज़्यादा हो कैलोरी के अंदर, तब हमें इसे देखने को मिलता है। इट रिजल्ट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क बाई ए हाई कैलोरी फिक लो प्रोटीन डाइट, तो जब प्रोटीन यानी कि कैलोरी तो बहुत ज़्यादा है पर प्रोटीन की वजह से उसमें कैलोरी नहीं मिल रही है, तब ऐसी हमें देखने को मिलती है और जनरली 1 साल से ज़्यादा के बच्चों को होती है। तो 1 साल से बड़े वाले बच्चों को क्वाशियोरकर देखने को मिलती है। मैरस्मस की तरह ही क्वाशियोरकर में भी क्या होता है, मसल्स जो होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, हाथ पैर पतले हो जाते हैं, ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, ब्रेन का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है। बट अनलाइक मैरस्मस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन, परंतु क्योंकि मैरस्मस के अंदर बिल्कुल फैट नहीं बचती है वहाँ पर, परंतु क्वाशियोरकर के अंदर फैट जो होती है वो बच जाती है स्किन के नीचे, और ऐसे में कभी कभी ओडेमा की प्रॉब्लम आने लग जाती है। ओडेमा का मतलब होता है कि टिश्यूज़ के अंदर वाटर का ज़्यादा इकट्ठा हो जाना, ठीक है, और इसकी वजह से बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो स्वेलिंग होने लग जाते हैं। इन 2 डायग्राम से आप इनको समझ सकते हैं। ये 2 जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको आप देखिए, एक जो है उसको क्वाशियोरकर की बीमारी है और एक को जो है वो मैरस्मस की बीमारी है। क्वाशियोरकर में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका पेट फूला हुआ है, थोड़ा सा इसके टिश्यूज़ के अंदर ओडिमा की प्रॉब्लम हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर पानी जमा हो जाता है टिश्यूज़ के अंदर नॉर्मली, उसका फेस जो होता है वो मून फेस हो जाता है और हाथ पैर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं दोनों के ही, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बच्चा बहुत ज़्यादा पतला होता है, फेस भी इसका पतला हो जाता है,
थीन और हेयर, सारी चीज़ें इस तरीके की देखने को मिलती है। साथ में पूरी तरीके से दुबला पतला बच्चा होता है। तो इसमें हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पर हमें ओडिमा देखने को मिल सकता है क्वाशियोरकर के अंदर। क्लियर है? तो इस चीज़ समझ में आ गई। एक और आखिरी पार्ट और बच्चा इस चैप्टर का, वो और देख लीजिए एक बार, जो हमने देखा था ये वाला पार्ट, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू वाला पार्ट और फिजियोलॉजिकल वैल्यू वाला पार्ट, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। दो तरीके की वैल्यू हम देते हैं यहाँ पर, एक होती है कैलोरीफिक वैल्यू और एक होती है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। मतलब कि जितना भी हमें फूड मटेरियल 1 ग्राम से हमें बॉडी के अंदर जो मिलता है उसको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल वैल्यू, और 1 ग्राम फूड से जो एनर्जी हमें, जो कैलोरी हमें बाहर मिलती है, लैब के अंदर हम देखते हैं इस तरीके से जो मिलती है, उसको कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। ध्यान रखना अच्छे से। तो हमेशा आपने देखा जिस तरीके से आप कोई से भी शोरूम से कुछ भी नई चीज़ खरीद के लाते हैं, बाइक खरीद के लाते हैं, कुछ भी चीज़ खरीद के लाते हैं, तो हमेशा वो ज़्यादा एवरेज देती है नॉर्मल। आपको हमेशा बताया जाता है 90 का एवरेज देगी, 90 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज देगी, इतना एवरेज देगी आपको बताया जाता है। परंतु जब आप देखते हैं घर पे लाते हैं उसको, तो वो हमेशा कम उसका एवरेज हो जाता है। आप देखते हैं ऐसा मिलता है ऐसा। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि कंडीशन भी अलग अलग है और बाहर आप देखेंगे तो एक नॉर्मल सी कंडीशन होगी। तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो होती है वो बॉडी के अंदर की वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बाहर की वैल्यू है। तो हमेशा 1 ग्राम फूड मटेरियल से बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत कम एनर्जी मिलेगी, और 1 ग्राम फूड मटेरियल से जब बाहर हम चेक करेंगे तो थोड़ी हमें ज़्यादा हमें मिलेगी एनर्जी। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर हम बात करें कैलोरीफिक वैल्यू की, तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन की पहले हम तीनों की देख लेते हैं। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो कार्बोहाइड्रेट की कितनी होती है, प्रोटीन की कितनी होती है और फैट की कितनी है। कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है, प्रोटीन की 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है, और जो फैट है उसकी 9.54 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है। परंतु जब फिजियोलॉजिकल वैल्यू बॉडी के अंदर देखते हैं तो ये कितनी होती है, 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट की, इतनी ही प्रोटीन की होती है, और फैट की होती है 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो हमेशा कैलोरीफिक वैल्यू से फिजियोलॉजिकल वैल्यू थोड़ी कम होती है। तो हमने पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। लगभग हमें 1.5 घंटे के टाइम के आसपास लगा है, 1.5 से 2 घंटे के आसपास टाइम लगा है, ठीक है। आई होप कि पूरा चैप्टर आपका अच्छे से हो गया होगा। जरूर कमेंट करके जरूर जाए कितनी आपको हेल्प मिली है इस इंपॉर्टेंट लेक्चर से, और कौन से चैप्टर के आप लेक्चर पहले चाहते हैं इस सीरीज में, वो जरूर बता के जाए। आई होप